किस्मत से सिर्फ मौके मिलते हैं, कामयाबी के लिए तो लाडले मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो लाडले तेरी किस्मत अच्छी है इसलिए हम आज इस प्लेटफॉर्म पर मिल चुके हैं, तू भी वीडियो के सामने आ चुका है। लेकिन बात अगर सक्सेस की करूं, बात अगर कामयाबी की हो, सफलता की हो, हिंदी वर्ड्स ज्यादा हो गए, लेकिन सक्सेस के लिए तो लाडले बच्चे तुझे मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो किस्मत बहुत अच्छी है कि सर 3 दिन लेक्चर्स अपने आ चुके हैं, कंप्लीट केमिस्ट्री डाल दी गई है, कंप्लीट बायो डाल दी गई है, और फाइनली फिजिक्स का लेक्चर भी आपका यहां पर आ चुका है लाडले 2026 के पेपर में। इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। ठीक है, चारों के चारों चैप्टर आज हम यहां पर डिस्कस करेंगे, जहां पर क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं अकॉर्डिंग टू द ब्लूप्रिंट जो आरबीएसई ने जारी की है। बिना किसी टाइम वेस्ट किए स्टार्ट कर रहा हूं आज का लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर की अगर मैं बात करूं, जो फर्स्ट चैप्टर की अगर मैं बात करूं, जो पहला चैप्टर आपका रहने वाला है वो रहने वाला है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। अब मेरी बात को ढंग से सुन ले। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले फटाफट पेन, कॉपी, अपना टेबल एबल ला के, चाय कॉफी सारी ला के रख ले, और उसके बाद लेक्चर स्टार्ट करने वाले तुझे उठना नहीं है लाडले। बात आ चुकी है मेहनत की, उठना नहीं है। चैप्टर के बारे में अगर मैं बताऊं तुझे, तो बहुत ज्यादा डाइवर्स्ड टॉपिक है। बहुत ज्यादा डाइवर्स्ड टॉपिक मतलब यहां से क्वेश्चन बेटा कहीं से भी बन जाता है, कहीं से भी क्वेश्चन बन जाता है कि सर कभी इधर से पूछ लिया, कभी इधर से पूछ लिया। डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा है कि कोई भी सटीक सटीक इसमें पेपर में क्या आएगा वो नहीं बता पाता है, लेकिन भाई बताएगा। सुन लेना मेरी बात, लेक्चर के एंड तक बने रहना। डाइवर्सिटी ज्यादा है इसलिए इस चैप्टर को मैं सबसे लास्ट में लूंगा। इससे पहले हम एक चैप्टर डिस्कस कर लेते हैं बच्चों, जिसका नाम है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, क्या क्या टॉपिक्स रहने वाले हैं, कहां कहां से क्वेश्चन बनने वाला है। कर दो स्टार्ट? बिल्कुल सर, स्टार्ट कर दो। कि सर सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो लाडले बच्चे इस चैप्टर के अंदर से 2 मार्क्स के एमसीक्यू बनने वाले हैं, और एक आपका शॉर्ट क्वेश्चन, सॉरी एक क्वेश्चन शॉर्ट बनने वाला है आपका 2 मार्क का। बात समझ में आ गई क्या? यानी कि 2 नंबर के तो छोटे छोटे एमसीक्यू बनेंगे और एक क्वेश्चन आपका शॉर्ट बनेगा। अब बात करते हैं कि सर एमसीक्यू में क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, क्या क्या क्वेश्चन एमसीक्यू के अंदर बनते हैं। तो सबसे पहले बच्चों जो आपको क्वेश्चन प्रिपेयर करके जाना है वो है डिफेक्ट से, कि ह्यूमन आई के अंदर कौन कौन से डिफेक्ट होते हैं, यानी डिफेक्ट्स इन ह्यूमन आई। ठीक है बच्चों, तो यहां पर 3 तरह के डिफेक्ट होते हैं बच्चों। पहला डिफेक्ट आपका आता है मायोपिया। कौन सा पिया? मायोपिया। दूसरा डिफेक्ट आपका आता है बच्चों हाइपरमेट्रोपिया। क्या आता है? हाइपरमेट्रोपिया। और थर्ड जो डिफेक्ट रहता है बच्चों वो होता है आपका प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया। और भी डिफेक्ट होते हैं, और भी डिफेक्ट होते हैं, आपको ध्यान से सुनना है। मतलब 3 अपने मेन डिफेक्ट हैं, और बाकी और भी डिफेक्ट रहते हैं जो आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। लाडले वीडियो में बड़े रहना। हाँ सर, बार बार बोलते रहो, नहीं तो हम उठ के बाहर चल जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं मायोपिया की। मायोपिया से क्या क्वेश्चन आता है, अब सुनना। मायोपिया से कोई भी क्वेश्चन, मायोपिया क्या होता है क्या नहीं होता है, ये क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में नहीं आएगा। अगर ये क्वेश्चन आता है तो शॉर्ट में पूछा जा सकता है, इसलिए बता दूं कि मायोपिया क्या होता है। मायोपिया के अंदर शॉर्ट में अगर मैं समझाऊं तो बच्चों, एक पर्सन को, किसी भी पर्सन को नियर ऑब्जेक्ट्स तो क्लियरली दिखाई दे देते हैं, पास की चीजें दिखाई देती है, लेकिन बच्चों उसे दूर का दिखाई नहीं देता है। यानी कि व्हेन अ पर्सन कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स, जो ऑब्जेक्ट्स पास में है वो दिखाई देते हैं, लेकिन जो ऑब्जेक्ट्स थोड़े से दूर हैं, यानी कि सर मेरी दूर की नजर कमजोर है, तो लाडले उसको कहीं ना कहीं मायोपिया हो रखा है। क्या हो रखा है? मायोपिया नाम का डिफेक्ट है। और इसको अगर आपको करेक्ट करना है, इंपॉर्टेंट मार्क कर ले, इंपॉर्टेंट भैया, करेक्शन ही एग्जाम में पूछा जाएगा। मैं बार बार बता रहा हूं, फिर मत बोलना। 2026 के अंदर क्वेश्चन बनने वाला है कि सर मायोपिया को करेक्ट करने के लिए हम यहां कॉनकेव लेंस का यूज करने वाले हैं। हम नहीं, दुनिया कर रही है, तुझे भी करना पड़ेगा। अगर मायोपिया है तो कॉनकेव लेंस को यूज करके ही हम उसे ठीक कर सकते हैं। करेक्शन याद रखना है, चाहे और कुछ याद रहे ना रहे। पिया भी नहीं याद होना चाहिए, मेरा पिया भी याद नहीं होना चाहिए, मायोपिया भी याद रहे चलेगा, लेकिन ध्यान से सुनना, करेक्शन तो बेटा पूछा जाता है। चलो आगे, लगा देगा आग? हाँ सर लगा देंगे आग। आगे आ जाते हैं अपन किस पर? हाइपरमेट्रोपिया। जस्ट इसका उल्टा, कि सर पास वाली चीजें, नियर ऑब्जेक्ट्स दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन हाँ जो फार ऑब्जेक्ट्स हैं वो दिखाई दे देते हैं।
नियर ऑब्जेक्ट्स दिखाई नहीं देंगे, जो दूर की चीजें हैं वो दिखाई दे देगी। मेरी बात समझ में आ रही क्या? तुमने देखा होगा मूवीज के अंदर एक प्रिंसिपल होता है, अपनी चेयर पे बैठा रहता है, ऐसे एक चश्मा लगा के बैठा रहता है, गले के अंदर डोरी डाली हुई, चश्मा बनाओ यूं करके देखता है ना। तो उन प्रिंसिपल सर को बेटा हाइपरमेट्रोपी है। उन्हें पास की चीजें दिखाई नहीं देती, उन्हें दूर की चीजें दिखाई देती है, इसलिए वो यूं करके देखते हैं। बात समझ में आ गई क्या? हाँ, लेकिन इसको करेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर? इसको करेक्ट करने के लिए प्रिंसिपल सर को कॉन्वेक्स लेंस वाला चश्मा पहनाना पड़ेगा। यानी कि हाइपरमेट्रोपिया से अगर कोई भी डिफेक्ट अगर है किसी आई के अंदर, तो बच्चों उसको करेक्ट करने के लिए, उसके करेक्शन के लिए हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज करने वाले हैं। लगा दें आप। बिल्कुल सर, आगे चलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों प्रेस बायोपिया क्या होता है? ना पास का दिखाई देता है ना दूर का दिखाई देता, मस्त आदमी अंधा ही है। ऐसा नहीं है लाडले, ऐसा नहीं है। यहां पर ना तो ज्यादा दूर के ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं, ना ज्यादा पास के ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं, यानी कि एक रेंज के अंदर ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं। उस बंदे को बच्चों बायफोकल लेंस वाला चश्मा यूज करना पड़ेगा। हम लिखेंगे यहां बायफोकल लेंस का यूज करना पड़ेगा। समझ में आई या नहीं? तो डिफेक्ट से क्वेश्चन बनने वाला है, अगला डिफेक्ट ही डिफेक्ट है। तुम्हारी नजरें ही खराब है बेटा, नजरें ही खराब है, सूल बच्चे हो रहे हो, नजरें खराब है तुम्हारी। एक और होता है बेटा कैटरेक्ट। वाह सर, कैटरेक्ट के अंदर क्या होता है कि जो आई लेंस होता है, यानी आपका जो लेंस है, आई लेंस जो है, वो आई लेंस क्या करता है बच्चों, वो थोड़ा सा ऐसे जब ओल्ड एज आ जाती है, ओल्ड एज के अंदर ये जो आई लेंस होता है ये डस्की हो जाता है, थोड़ा सा क्लाउडी हो जाता है। क्लाउडी में तो धुंधला धुंधला, सब धुंधला धुंधला लागे तुझ पे ही फोकस से, गाना सुना तुमने? बिल्कुल वो वाला नहीं है। ओवर एज के अंदर जब एज थोड़ी सी बढ़ जाती है, उस स्थिति में जो आई लेंस होता है वो थोड़ा क्लाउडी हो जाता है, थोड़ा डस्की हो जाता है। तो इस स्थिति में बच्चों उस बीमारी को कैटरेक्ट बोला जाता है। और इसका करेक्शन आपको याद रखना, इसको ऑपरेशन से ही सही किया जा सकता है, या फिर आप लिख सकते हो सर्जरी मेथड से। समझ में आई मेरी बात या नहीं? यानी कि सर आपने तो आज कैटरेक्ट भी क्या करवा दिया, करेक्ट करवा दिया। अगला डिफेक्ट होता है बच्चों आपका कैटरेक्ट के अलावा एक और, याद रखना, याद रहे बहुत अच्छी बात है, नहीं रहे और भी अच्छी बात है, अगली बार फिर से पढ़ेंगे हम। एस्टिग्मेटिज्म, करेक्शन याद करना है। एस्टिग्मेटिज्म के अंदर सिलेंड्रिकल लेंसेज का यूज किया जाता है। ये लेना सिलेंड्रिकल लेंसेज का यूज किया जाता है। एक इंपॉर्टेंट बात नोट करके बता दूं, आरबीएससी बेटा एक ऐसा बोर्ड है, कहीं से प्रश्न पूछ लेता है, कहीं से ही प्रश्न पूछ लेता है, कोई मतलब कोई मॉरल नहीं है। बात समझ में आ गई क्या? कई बार ये पूछ लेगा कि आई के अंदर जो लेंस लगा हुआ है, तेरी आंखों के अंदर जो लेंस लगा हुआ है, तो वो लेंस कौन सा है बच्चों? तो वो लेंस होता है आपका कॉन्वेक्स लेंस। ये याद रखना है, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आरबीएससी पूछ लेती है। बता दूं तेरे को, इस वीडियो में से एक सिंगल भी क्वेश्चन एमसीक्यू का तेरा बाहर जाने वाला नहीं है। 2 नंबर अभी के अभी जेब में डाल दे। जैसे ये लेक्चर खत्म होता है, तेरे को 2 नंबर हाथों हाथ लेने हैं, जेब में डाल देने हैं। यहां से कोई भी क्वेश्चन टलने वाला नहीं है। हाँ भाई बता रहा हूं, कोई क्वेश्चन टलने वाला नहीं है। चलो लाडले बच्चों, ये आपका डिफेक्ट वाला क्वेश्चन क्लियर है। चलूं आगे या देखता रहूं तुम्हारे को, तुम भी मेरे को देखते रहो हैं वीडियो पोस्ट करके? चले लाडले, आ जाओ सर, आ जाओ जो भैया पढ़ लेते हैं। अब डिफेक्ट से बच्चों यही क्वेश्चन आने हैं आपके। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, सर आगे क्या पढ़ाने वाले हो, देख तो चला जा, पेपर ही पेपर आने वाला है, क्या वो मिट नहीं रहा है? पेपर आने वाला है बेटा, पेपर आने वाला है। ये स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट वोट कर लेना, पेन कॉपी का यूज करना है तेरे को भन्नाट तरीके से। आगे आ जाओ बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट। अब अपन बात करने वाले हैं बच्चों ह्यूमन आई के बारे में। ह्यूमन आई से भी बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस ह्यूमन आई से भी बनते हैं। तेने सारे क्वेश्चंस पढ़ के जाने, जो भाई बताएगा वही आएगा। नोट कर लेना, एकदम शायरी वायरी भाई बताएगा वही आएगा, ठीक है ना? तो ह्यूमन आई, सबसे पहले बात करते हैं हम ह्यूमन आई की। सर ह्यूमन आई से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं? अगर बच्चों आपकी हेल्दी है, अगर ह्यूमन आई अगर हेल्दी है, स्वस्थ है, बीमार नहीं है, कोई डिफेक्ट अगर उसके अंदर नहीं है, तो उसकी रेंज क्या होती है देखने की, कि कहां से कहां तक वो देख सकता है? तो बच्चों ये भी इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन आई की रेंज होती है 25 सेंटीमीटर से लेकर इन्फिनिटी तक। वाओ सर, वाओ सर, क्या कतई जहर पड़ा है। 25 सेंटीमीटर से लेकर इन्फिनिटी तक के ऑब्जेक्ट्स को देखा जा सकता है एक ह्यूमन आई, एक हेल्दी ह्यूमन आई के थ्रू। और बच्चों यहां से फिर आपसे इसका फार पॉइंट पूछा जाता है। लिखते चले जाना, शकल की दिख रहा है?
फार पॉइंट क्या होता है, इसको दूर, सबसे ज्यादा दूर वाला पॉइंट बच्चों कौन सा है ये सर, कौन सा है सर, ये है आपका इंफिनिटी। फार पॉइंट क्या होता है ह्यूमन आई का, इंफिनिटी होता है। और अगर हम नियर पॉइंट की बात करें, हम किसकी बात करें अगर बच्चों नियर पॉइंट की बात करें, पास वाले पॉइंट की बात करें, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्ट वाले, मोस्ट के बाद जो मोस्ट आता है वो इंपॉर्टेंट है नियर पॉइंट, 25 सेंटीमीटर। अब कंफ्यूज करने के लिए सुन ले सुन ले सुन ले, कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन के अंदर कई बार 25 मीटर भी लिखा हुआ होता है जो आंसर नहीं है। कंफ्यूज नहीं होना है, लाडला बच्चा है तो अपना। इसी नियर पॉइंट को बच्चों लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन भी बोला जाता है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन। तो देखो बिल्कुल घबराना नहीं है, नो नीड टू फियर, भाई इज हियर। समझ में आ गई क्या मेरी बात? तो ह्यूमन आई से ये क्वेश्चन। एक और चीज कि जो ह्यूमन आई है, ह्यूमन आई के ऊपर जो रेटिना होता है, रेटिना ह्यूमन आई के अंदर जो रेटिना होता है, उस रेटिना पर जो इमेज बनती है, उस इमेज का नेचर क्या होता है, नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज। तो क्या नेचर होता है बच्चों, तो ध्यान से सुनना, वो जो इमेज होती है वो रियल और इन्वर्टेड इमेज होती है, रियल और इन्वर्टेड इमेज होती है। द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना माय डियर। क्या रहने वाली है सर, वो रहने वाली है रियल और इन्वर्टेड इमेज रहने वाली है। चलो आगे, बिल्कुल सर। अब यहां पर आई के कुछ पार्ट्स हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं तो साइड में खड़ा हूं, ठीक है ना। चलें आगे, चलें बच्चों आगे, ठीक है। तो यहां पर इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। तो अब बहुत सारे पार्ट्स के नाम मैं याद दिला रहा हूं तुझे, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पढ़ के जाना है। क्वेश्चन बेटा नंबर लाने हैं तो पढ़ना पड़ेगा, नालायक पूरे साल नहीं पढ़े हो तुम लोग, पूरे साल नहीं पढ़े। लास्ट के मतलब तुम ये देख लो कि 2 घंटे में केमिस्ट्री डाल दी गई है, 2 घंटे के अंदर बायो डाल दी गई है, 2 घंटे के आसपास फिजिक्स, पूरे जिंदगी में साले 6 घंटे नहीं पढ़ सके, तुम क्या पढ़ रहे हो बताओ। घर वाला राशन फाड़ने के लिए धरती पे आए क्या हम, कि बस सुबह उठे राशन फाड़ा, शाम को उठे राशन फाड़ा। समझ आ रही है, पढ़ाई कर लाडले, पढ़ाई कर पूरे 6 घंटे तो पढ़ ले यार। 80 नंबर दे इधर से, आ जा इधर, टुकुर टुकुर क्या देख रहा है, आ जा, आ जा लाडला बच्चा, मोटिवेट हो चुका है आ जा बेटा। ह्यूमन आई, यहाँ पर कुछ पार्ट्स होते हैं, कुछ पार्ट्स होते हैं ह्यूमन आई के। मैं वन बाय वन पार्ट समझा रहा हूँ, पार्ट्स के फंक्शन बता रहा हूँ, एमसीक्यू के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों, एक पार्ट होता है ह्यूमन आई का, कॉर्निया। ये एम नहीं है, ये एम नहीं है, ये कॉर्निया है। तो बेटा जो कॉर्निया होता है आंखों का, वो सबसे जो आउटर मोस्ट फिल्म जो होती है, जो आउटर मोस्ट फिल्म होती है, आउटर मोस्ट फिल्म जो होती है, उसको बच्चों कॉर्निया बोला जाता है। सबसे बाहर की जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, इसको कॉर्निया बोला जाता है। याद रहेगा क्या? हाँ सर बिल्कुल रह जाएगा। आगे चलते हैं बच्चों, फिर आगे आपने देखा होगा कि आंख के अंदर एक ब्लैक कलर का सर्कल बना हुआ होता है। ये तेरी खूबसूरत आंखें, कि वाह तेरी आंखों की तारीफ में अगर मुझे लफ्ज मिल जाए, कि तेरी आंखों की तारीफ में अगर मुझे लफ्ज मिल जाए तो क्या खा खूबसूरत है तेरी आंखें। वाह वाह सर, वाह वाह, क्या शायरी बोली। ये जो दिख रहा है ना तुझे, ये है, सुनना मेरी बात, इसके अंदर एक को डॉट होता है लाडले, इसके अंदर एक को डॉट होता है, लाल कलर का नहीं होता है, ये यहाँ एक को डॉट होता है बिल्कुल बीचों बीच। इस डॉट को बच्चों बोला जाता है प्यूपिल। क्या बोला जाता है? शायरी वापस बोलो, शायरी वापस। नो 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 शायरी बेटा, फरवरी चल रहा है, कोई शायरी वायरी नहीं है। फरवरी में शायरियों के दूसरे डिसएडवांटेजेस भी निकलते हैं, ठीक है ना। तो पढ़ते चले जाओ, पॉजिटिव रहते। पिपिल की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो पिपिल क्या करता है, पिपिल क्या करता है, आपकी आंखों के अंदर कितनी लाइट जाएगी, कि लाइट कितनी एंटर करेगी, उसको कौन कंट्रोल करता है? पिपिल कंट्रोल करता है। कई बार आपने देखा होगा कि आप धूप से निकल कर आए और अचानक एक कमरे के अंदर चले गए, तो सब कुछ आपको ब्लैक ब्लैक जैसा दिखता है। या फिर आप जब किसी कमरे के अंदर बैठे हो, अचानक आप धूप में निकले, तो आप आंखों को ऐसे करते हो कि यार सर लाइट ज्यादा है। हुआ क्या ये, रात को अचानक तुम्हारे कमरे में कोई भी आता है और लाइट चालू कर देता है। लाइट जलाने के बाद आपको ऐसा लगता है यार इस लाइट को बंद कर दिया जाए। है क्या बेटा? ये पिपिल कंट्रोल करता है कि आंखों के अंदर कितनी लाइट जानी चाहिए। तो पिपिल कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन आवर आईज। प्यूपिल
कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन आवर आईज। तो प्यूपिल का काम समझ में आ गया। फिर आगे आता है जो आइरिस, मैं लिखते चले जा रहा हूं, ये कोई ऐसे रेगुलर क्लास नहीं है। आइरिस, आइरिस की अगर मैं बात करूं तो आइरिस क्या करता है, ये साइज ऑफ प्यूपिल को कंट्रोल करता है। लिखते चले जाना, साइज ऑफ प्यूपिल को कौन कंट्रोल करता है, तो ये बच्चों आइरिस कंट्रोल करती है। रेटिना के बारे में मैं तुझे बता चुका हूं। लेंस की अगर मैं बात करूं, लेंस होता है बेटा कॉन्वेक्स लेंस, बता चुका हूं मैं। रेटिना पर, आपकी रेटिना एक स्क्रीन होती है जहां इमेज बनती है रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है। तो ये कुछ सेगमेंट्स हैं जो आपको याद रखना है। एक और याद रखना बच्चों, सिलियरी मसल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका स्क्रीनशॉट लेता रहता हूं, फटाफट स्क्रीनशॉट, पॉज मार फटाफट स्क्रीनशॉट ले ले। एक और होता है बच्चों आपका सिलियरी मसल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट यार, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम। आ जा सिलियरी मसल्स, सिलियरी मसल। अब जो ध्यान देना, सिलियरी मसल्स क्या करती है, सिलियरी मसल्स का काम होता है आई जो लेंस है उसको होल्ड करके रखना, और साथ ही साथ ये फोकल लेंथ को एडजस्ट करती है बच्चों, टू एडजस्ट द फोकल लेंथ, टू एडजस्ट द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, कई बार आपने देखा होगा कि आप कहीं पर बैठे हुए हो, आपने पास पास में जो लोग बैठे हैं उनसे आप ऐसे बात कर रहे हो कि यहाँ पास में कौन बैठा हुआ है, इनसे बात कर रहे हो, तो ऑटोमेटिक जो पीछे वाली जो बैठी हुई ऑडियंस है वो ब्लर हो जाती है। जब आप पीछे की तरफ देखते हो तो आगे वाली जो ऑडियंस होती है वो ब्लर हो जाती है। यानी मैं अगर तुझसे बात कर रहा हूं तो इधर वाला मुझे दिखता तो है लेकिन ब्लर दिखता है। इधर से अगर तुम सपोज यहाँ पर तू खड़ा है और उधर से अगर गाय चल के वो आ जाए तो तुझे वो गाय ब्लर दिखेगी। कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब जो फोकस होता है वो एक जगह रहता है, वो फोकस हमारी जो आंखें हैं वो ऑटोमेटिक एडजस्ट करती रहती है एज पर नीड्स। तो ये जो फोकस चेंज करने का काम होता है बच्चों, ये किसका होता है, सिलियरी मसल का होता है, टू एडजस्ट द फोकल लेंथ या एडजस्ट द फोकस। और बेटा इसी एबिलिटी को, इंपॉर्टेंट मार्क कर देना, इसी एबिलिटी को पावर ऑफ अकमेंडेशन बोला जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पावर ऑफ अकमेंडेशन, पावर ऑफ अकमेंडेशन, स्पेलिंग देख लेना, अकमेंडेशन, ठीक है ना। क्या होता है पावर ऑफ अकमेंडेशन, द एबिलिटी ऑफ सिलियरी मसल्स टू एडजस्ट द फोकल लेंथ। भाई मेरे फोकल लेंथ को एडजस्ट करना है, और ये जो एडजस्ट करने वाली जो एबिलिटी है, ये एबिलिटी जो है इसी को बोला जाता है बच्चों पावर ऑफ अकमेंडेशन। ये लाड ले बच्चे, सारे 1-1 मार्क के क्वेश्चन मैंने तेरे को बता दिए, आग लगा दी हमने, आग लगा दी। क्या ये टॉपिक हो चुका है। इमेज फाउंड ऑन द रेटिना, बिल्कुल सर, रियल और इन्वर्टेड होती है, स्क्रीन होती है, ह्यूमन आई के बारे में बता चुका हूं, पावर ऑफ अकमेंडेशन बता चुका हूं मैं, नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट बता चुका हूं, डिफेक्ट ऑफ आईज बता चुका हूं, एक पॉइंट रहा। ह्यूमन आई का डायग्राम पढ़ के चल जाना। 2 नंबर का एक क्वेश्चन दे रखा है, 2 नंबर का एक शॉर्ट क्वेश्चन दे रखा, हो सकता है डायग्राम पूछ ले, हो सकता है डायग्राम पूछ ले। पिछले 2 सालों से डायग्राम ज्यादा आए नहीं, इस साल चांसेस है डायग्राम के 2026 में। ले अगेन लीकर फॉर अ रीजन, ला लाडले 2026 में डायग्राम आने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि 2 साल से डायग्राम नहीं आया। समझ आ रही मेरी बात है। चलो आगे, बस एक टॉपिक और रहना, पढ़ ले फटाफट। डिस्पर्जन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, पूरा का पूरा डिटेलिंग लूंगा, इनकी पूरी पूरी डिटेलिंग लूंगा, एक नई स्लाइड के ऊपर इनकी डिटेलिंग लूंगा। सबसे पहले मैं पढ़ रहा हूं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। लो भैया आज नई स्लाइड के ऊपर मैं बता दूं जो डिस्पर्जन ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है। डिस्पर्जन ऑफ लाइट का मतलब ये होता है कि जब किसी एक लाइट को एक ऐसा ट्रायंगुलर प्रिज्म से मैं अगर पास कर दूं, वैन रे ऑफ लाइट, यहां से मैंने इसको पास करवाया किसी एक प्रिज्म से, किसी एक प्रिज्म से अगर मैं इसको पास करवाता हूं तो बच्चों क्या होगा, ये जो रे है बच्चों ये ऐसे अपने 7 अलग अलग कलर्स के अंदर स्प्लिट हो जाती है, इस तरीके से, इस तरीके से ये ब्रेक हो जाती है 7 डिफरेंट कलर्स के अंदर। और ये जो 7 कलर हैं बच्चों, इन 7 कलर का नाम होता है विबग्योर। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल क्वेश्चन बनता है आपका डिस्पर्जन ऑफ लाइट से। बात समझ में आ गई क्या। अब डिस्पर्जन ऑफ लाइट से अगर क्वेश्चन बन रहा है तो बड़ा क्वेश्चन क्या बनेगा, बड़ा क्वेश्चन तो बच्चों सीधा सीधा आपसे पूछेगा डिस्पर्जन ऑफ लाइट बताओ, डिस्पर्जन ऑफ लाइट को एक्सप्लेन करो, डिस्पर्जन ऑफ लाइट को एक्सप्लेन करो।
तो आप लिखोगे सर व्हेन अ रे ऑफ लाइट, ऐसा ट्रायंगुलर प्रिज्म बनाना है आपको, उसके बाद यहां से लाइट जाएगी, ये ट्रायंगुलर प्रिज्म, और प्रिज्म जो है 7 कलर्स के अंदर इस लाइट को इस तरीके से स्कैटर कर देगा, बिखेर देगा, स्कैटर तो नहीं बोलेंगे, डिस्पर्स कर देगा, ठीक है ना। और वो सातों कलर कौन कौन से होंगे बच्चों, सातों कलर कौन कौन से होंगे, वो 7 कलर्स का अगर मैं नाम बताऊं तो सबसे पहला वॉयलेट कलर होगा, ये मैं नाम बता दे रहा हूं तो लिखता चला जाना। आई से बेटा इंडिगो हो गया, आई से इंडिगो हो गया, बी से ब्लू हो गया, बी से ब्लू हो गया, जी से ग्रीन हो गया, ये आपका येलो हो गया, फिर ये ऑरेंज और रेड। इन सातों कलर्स को, इन 7, सुनना मेरी बात, एक एक नंबर के क्वेश्चन बता दूं, इन 7 कलर्स को अगर मैं एक स्क्रीन के ऊपर ले लूं, ये जब सातों कलर्स को आप जब एक स्क्रीन के ऊपर लेते हो तो बच्चों इसको बोला जाता है स्पेक्ट्रम। क्या बोला जाता है, स्पेक्ट्रम। यानी कि दीज 7 कलर्स व्हेन टेकन ऑन अ स्क्रीन, जब आप उसको स्क्रीन के ऊपर देखते हो, यार ये मस्त कलर दिख रहे हैं, तो बेटा इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है स्पेक्ट्रम। अब यहां अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा डेविएशन कहां आया है, मतलब ऐसा कौन सा कलर है जो सबसे ज्यादा बैंड हुआ है, लाइट इधर जा रही थी और सबसे ज्यादा बैंड हुआ है जो वॉयलेट कलर, तो ये थोड़ा सा याद रखना है कि मोस्ट स्कैटर्ड कलर कौन सा होता है, वॉयलेट होता है। और सबसे लीस्ट की अगर मैं बात करूं, सबसे कम अगर कोई भी कलर अगर स्कैटर हुआ है तो वो कौन सा कलर होता है बेटा, आपका रेड कलर सबसे कम स्कैटर होता है, लीस्ट स्कैटर्ड कलर होता है। समझ में आई मेरी बात या नहीं है। तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट बड़ा क्वेश्चन बनता है आपका 2 नंबर के अंदर, और ये आपके छोटे छोटे क्वेश्चन इस लेक्चर में से बनने वाले हैं, जो जो चीजें मैं वर्ड इंपॉर्टेंट बता रहा हूं वो वहां से बनने वाले हैं। अब बात करते हैं बच्चों एग्जाम्पल की, क्योंकि यहां से भी जो छोटे क्वेश्चन हैं वो यहां से भी बन सकते हैं एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल में आपको याद रखना है कि ब्लू कलर ऑफ स्काई, रेनबो फॉर्मेशन, आपने देखा होगा जो रेनबो बनता है बच्चों, रेनबो फॉर्मेशन का जो फिनोमिनन होता है, रेनबो फॉर्मेशन का जो फिनोमिनन होता है वो किसके ऊपर बेस्ड होता है, तो वो होता है बच्चों आपका डिस्पर्जन ऑफ लाइट के ऊपर बेस्ड होता है रेनबो फॉर्मेशन। ये ले लाडले बच्चे, बता दिया मैंने डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है। अब मैं तुम्हारे को एक ट्रिक समझाऊंगा, यहां पर ट्रिक समझा रहा हूं, बता दे रहा हूं। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि डिस्पर्जन ऑफ लाइट लिखो, कि एक्सप्लेन द फिनोमिनन ऑफ डिस्पर्जन ऑफ लाइट, कुछ नहीं करना है, डायग्राम बनाना है, प्रिज्म बनाना है, इस तरीके से डायग्राम बनाना है, इन कलर्स का नाम डायग्राम थोड़ा सा अच्छा बनाना, और ये पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर देना है कि सर व्हेन अ रे ऑफ व्हाइट लाइट, यहां लिख देना व्हाइट लाइट पासेस थ्रू अ प्रिज्म, एक प्रिज्म के अंदर से पास करवाई गई तो 7 अलग अलग कलर्स के अंदर ये टूट जाती है, और इसी को हम डिस्पर्जन ऑफ लाइट बोलते हैं। 7 कलर्स का नाम आपको लिखना है उल्टे ऑर्डर में, विद योर स्क्रीन पर लिया स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। और बच्चों अगर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि रेनबो फॉर्मेशन को समझाओ, तो भी लाडले बच्चे मैं तुझे बता रहा हूं, रेनबो फॉर्मेशन को भी समझाने का अगर क्वेश्चन आ जाए ना, पूरा का पूरा तुझे अगर याद आ जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं तो पूरा का पूरा डिस्पर्जन ऑफ लाइट टेक करा जाना। बातें समझ आ रही नहीं आ रही भैया, अगर रेनबो फॉर्मेशन का भी अगर क्वेश्चन आ जाता है तो तुझे पूरा का पूरा डिस्पर्जन ऑफ लाइट टेप के आ जाना। तेरे और मेरे बीच की बात है, एग्जामिनर को पता नहीं चलना चाहिए कि मुझे नहीं आता है। चलो बच्चों आगे, लो बच्चों लाडले बच्चों आ जाओ, अगला पॉइंट फिर से स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, कि लाइट की स्कैटरिंग क्या होती है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता क्या है बच्चों, कि लाइट जब मान लो ये हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर है, समझा रहा हूं बाकी ठीक है, ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है, ये आपकी अर्थ है। अब इस अर्थ के एटमॉस्फेयर में ये अर्थ है, यहां से जब सनलाइट आती है तो जैसे ही ये हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, यहां पर बहुत सारे बच्चों पार्टिकल्स होते हैं। ये पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं तुम्हारे को, हाँ मुझे तो दिखाई दे रहे हैं, स्क्रीन पर तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल हाँ सर। जैसे जैसे लाइट इन पार्टिकल्स के साथ में टकराती है, तो जैसे जैसे इन पार्टिकल्स के साथ में टकराती है, वैसे वैसे बच्चों वो स्कैटर होती चली जाती है, फैलती चली जाती है, फैलती चली जाती है, फैलती चली जाती है। यानी कि यहां पर क्या क्या पार्टिकल्स मौजूद होंगे, सर यहां डस्ट पार्टिकल मौजूद होंगे, यहां हो सकता है सर इंसेक्ट्स भी होंगे छोटे छोटे, सर यहां वाटर की वेपर्स भी होगी, वाटर वेपर्स भी होगी, और भी बहुत सारे पार्टिकल्स, जिनसे जब लाइट टकराती है तो उसे फैलती जाती है, फैलती जाती है, फैलती जाती है, स्प्रेड होती चली जाती है, और इसी फिनोमिनन को बच्चों स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं। इसी फिनोमिनन को क्या बोला जाता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोला जाता है।
समझ में आई क्या मेरी बात? अगर क्वेश्चन आता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट से तो मैं बता देता हूं तुझे कहां से आएगा। सबसे पहले तो मोस्ट स्कैटर्ड कलर, सबसे ज्यादा स्कैटर्ड कौन होगा सर? वॉयलेट कलर सबसे ज्यादा स्कैटर होता है। उसके बाद अगर अपन आगे चले कि सर लीस्ट स्कैटर्ड कलर, तो लीस्ट स्कैटरिंग किसकी होती है बच्चों? रेड की लीस्ट स्कैटरिंग होती है, ये आपको याद रखना है। आपने देखा होगा, अब इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं, वो एग्जांपल्स आपको नोट करने हैं, इनके पीछे का रीजन भी समझना है। एग्जांपल में पहला एग्जांपल है वाई स्काई अपीयर्स ब्लू। वाई स्काई अपीयर्स ब्लू, यानी कि स्काई जो है वो ब्लू कलर का अपीयर क्यों होता है? वाई स्काई अपीयर्स ब्लू क्यों होता है? ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। किसकी वजह से हो रहा है बच्चों? ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से हो रहा है। दूसरे टॉपिक की अगर मैं बात करूं, स्काई अपीयर्स ब्लू हो गया, ठीक है ना। रेडिश ब्राउन कलर ऑफ सन, रेडिश ब्राउन कलर ऑफ सन एट टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट। सनसेट और सनराइज के टाइम पर जो रेडिश ब्राउन कलर होता है, किसका किसका बच्चों? किसका? कि सर सन का जो रेडिश ब्राउन कलर होता है वो किस वजह से होता है? तो वो होता है बच्चों आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। आपने देखा होगा बच्चों, एट द टाइम ऑफ सनलाइट एंड सनसेट, एट द टाइम ऑफ सनलाइट एंड सनसेट जो स्काई होता है वो रेडिश ब्राउन कह दो, या फिर अपन ये कह सकते हैं येलोइश कलर का जो होता है सन, वो किसकी वजह से हो रहा है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से हो रहा है। टिंडल इफेक्ट की अगर मैं बात करूं, अब आप बोलोगे सर ये टिंडल इफेक्ट क्या होता है? तो टिंडल इफेक्ट क्या होता है समझते चले जाना। टिंडल इफेक्ट का मतलब होता है, जब आपने देखा होगा कि किसी डार्क रूम के अंदर, जब डार्क रूम के अंदर किसी एक होल से अगर लाइट आती है, किसी एक डार्क रूम में किसी एक होल से लाइट आती है, तो वहां पर जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो विजिबल हो जाते हैं। और ये जो डस्ट पार्टिकल बच्चों विजिबल होते हैं, तो वो उस इफेक्ट को ही क्या बोला जाता है? उस इफेक्ट को बोला जाता है टिंडल इफेक्ट। याद रहेगा किसकी वजह से है सर? स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑफ दिस चैप्टर, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूं तो बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, समझते चले जाना। होता क्या है बच्चों कि हमारे एटमॉस्फेयर में ऐसी लेयर्स बनी हुई है, ऐसी क्या बनी हुई है? अलग अलग लेयर्स बनी हुई है, और सभी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है। ये बहुत सारी लेयर्स बनी हुई है। अब सुनना मेरी बात, मान लेता हूं यहां कोई एक स्टार है, यहां कोई एक क्या है बच्चों? स्टार है, और वो जो स्टार है, वहां से लाइट आती है। अब ये स्टार से लाइट आई बच्चों, और लाइट आने के बाद क्या होता है? क्योंकि यहां पर मीडियम चेंज हो रहा है, लाइट अपने पाथ से थोड़ा सा डेविएट होती है इस तरीके से, फिर से मीडियम चेंज होता है, फिर से डेविएट होती है, फिर से मीडियम चेंज होता है, फिर से डेविएट होती है, फिर से मीडियम चेंज होता है, फिर से डेविएट होती है, फिर से डेविएट होती है। और बेटा यहां तू पड़ा पड़ा इस लाइट को देख रहा है, इस स्टार को तू यहां पड़ा पड़ा देख रहा है। अब बेटा लाइट कहां से आई? सर लाइट आई यहां से, लेकिन बैंड होती 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 इतनी बैंड हो गई, यानी कि तुझे ऐसा लगेगा कि जैसे ये लाइट यहां से आई हो, ये लाइट यहां से आई हो, क्योंकि तूने इसको यहां से देखा, यहां से। और बच्चों अब सुनना मेरी बात, यानी कि ये जो स्टार है वो एक जगह ना होके तुझे दूसरी जगह दिखाई देगा। समझ में आएगी नहीं मेरी बात? यानी बच्चों इसी फिनोमेनन को बोला जाता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। कि सर ये जो रिफ्रैक्शन हुआ है, ये रिफ्रैक्शन कहां हुआ है? एटमॉस्फेयर के अंदर हुआ है, इसको बोला जाता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ये ले बच्चे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्या क्या फिनोमेनन है बच्चों? तारों का टिमटिमाना, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, स्टार्स का ट्विंकल करना, उसके पीछे रीजन क्या है बच्चों? इसके पीछे रीजन है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। दूसरा, एडवांस सनराइज डिले सनसेट, ये सारे याद रखना, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन। एडवांस सनराइज, एडवांस सनराइज डिले
सनसेट, एडवांस सनराइज और डिले सनसेट बच्चों किसकी वजह से हो रहा है? अब एडवांस सनराइज डिले सनसेट का मतलब क्या हुआ? होता यह है कि जैसे सूर्य उदय होने वाला है, सनराइज होने वाला है, लेकिन उससे 2 मिनट पहले, अभी तक वो ओरिजिन से नीचे है, लेकिन आपको 2 मिनट पहले ही दिखाई देने लग जाता है। कौन? सन। और जब बच्चों सन सेट हो रहा होता है, जब सन सेट हो रहा होता है, तो उस समय भी वो आपको 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है। यानी तेरे को पूरे दिन में 4 मिनट एक्स्ट्रा सूरज दिखाई देता है। 2 मिनट जल्दी आता है और 2 मिनट लेट जाता है। तो एडवांस सनराइज और डिले सनसेट किसकी वजह से होता है बच्चों? ये आपका ये होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। याद रहेगा या नहीं रहेगा? ठीक है बच्चों, तो ये इंपॉर्टेंट सेगमेंट है आपका एडवांस सनराइज डिले सनसेट एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एक आता है आपका अपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार। अपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार, इसका मतलब ये हुआ कि स्टार की जो एक्चुअल पोजीशन थी, स्टार की एक्चुअल पोजीशन तो ये थी बच्चों, लेकिन वो स्टार आपको दिखाई कहां दे रहा है? वो दिखाई आपको ये दे रहा है, यानी एपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार, स्टार है कहीं और आपको दिखाई कहीं और दे रहा है। इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन है बच्चों एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिखवाया है क्योंकि कई बार एग्जाम्पल में पूछ लेता है। अच्छा, एक टॉपिक ध्यान में आ रहा है, जो आपकी स्कैटरिंग ऑफ लाइट पढ़ाई थी ना बेटा, तो उसमें क्वेश्चन आता है वाई स्काई अपीयर्स, वाई स्काई अपीयर्स ब्लैक टू द एस्ट्रोनॉट, ब्लैक टू द एस्ट्रोनॉट। जो एस्ट्रोनॉट्स हैं बच्चों, जो स्पेस के अंदर जो जाते हैं, उन्हें स्काई कौन से कलर का दिखाई देता है? उन्हें स्काई ब्लू कलर का सॉरी ब्लैक कलर का दिखाई देता है। तो इसके पीछे का रीजन क्या है? तो बच्चों आपको यह बताना है कि जब एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाते हैं तो स्पेस में कोई मीडियम नहीं होता है, वहां सिर्फ और सिर्फ वैक्यूम होता है, और वैक्यूम होने की वजह से वहां पर स्कैटरिंग नहीं हो पाती है। क्योंकि आपको अभी अभी मैंने क्या समझाया, स्कैटरिंग कब होगी? जब पार्टिकल्स पे टकराएंगे, इस तरीके से वो फैलती चली जाएगी, फैलती चली जाएगी। तो बेटा जब पार्टिकल ही नहीं है, स्कैटरिंग कहां से होगी? और स्कैटरिंग अगर नहीं हो पा रही है तो फिर तो आपको सब जगह क्या दिखाई देगा? ब्लैक ही ब्लैक दिखाई देगा। समझ में आई मेरी बात या नहीं है? 2 वर्ड और बता रहा हूं, वैसे सिलेबस का पार्ट नहीं है, आरबीएससी नहीं पूछती, लेकिन फिर भी जो डायमंड की जो शाइनिंग होती है बच्चों, वो होती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मैं बस एडवांस में बता रहा हूं, नहीं पूछा जाता ये। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एक आता है मिरेज फॉर्मेशन। मिरेज फॉर्मेशन, तो मिरेज फॉर्मेशन भी किसकी वजह से होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टॉपिक नहीं है लेकिन फिर भी याद रखना है, सीबीएसई वालों को तो स्पेशल है, ये पूछा ही जाता है। समझ में आई कि मैं मिरेज क्या होता है? मिरेज का मतलब होता है बेटा, आपने कई बार देखा होगा, धूप के अंदर आप हाईवे पर चल रहे हो और हाईवे पर आगे से पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है आपको। ऐसा पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है तो आपको ऐसा लगता है सामने पानी भरा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में सामने पानी भरा हुआ है नहीं। वो बस एक हेलुसिनेशन है, वो भ्रम है तेरा, वो भ्रम है तेरा। तो बच्चों ध्यान से सुनना, उसी भ्रम को इंग्लिश में बोला जाता है मिरेज, हेलुसिनेशन। ले लाडले बच्चे, पूरा का पूरा चैप्टर बता दिया, पूरा का पूरा चैप्टर, नहीं आएगा इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। बताए, यहीं से पेपर बनेगा, यहीं से बनना ही होगा, उस पेपर को इसी जगह से ही बनना होगा। चलो आगे, अगला सेगमेंट अपन देख लेते हैं कौन सा बच्चों? इलेक्ट्रिसिटी से भी देख लेते क्या क्या क्वेश्चन बन रहे हैं आपके। इलेक्ट्रिसिटी की अगर बच्चों मैं बात करूं, 2 MCQ आ रहे हैं लाडले। कितने आ रहे हैं? 2 MCQ पूछे जा रहे हैं, 2 मार्क्स के MCQ हैं, वीडियो से बाहर नहीं जाएंगे। एक क्वेश्चन लॉन्ग है, यहाँ थोड़ी सी डाइवर्सिटी होगी, तुझे थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। भाई बता देगा क्या पढ़ के जाना है, क्या छोड़ के जाना है। लेकिन हाँ, सच ही बोलते हैं हम, ऐसे कभी झूठ नहीं बोलते बस यहाँ से बाहर कुछ नहीं आएगा, ये कुछ नहीं आएगा, इनको रट लो, 100 में से 100, इस बार 90 पार, ऐसे कुछ नहीं होता है। सुनना मेरी बात, पढ़ना पड़ता है लाडले, पूरी पूरी बुक पढ़नी पड़ती है, पूरी पूरी बुक में से क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है, कुछ चीजें डिकोड हो जाती है कि यार इस पर्टिकुलर टॉपिक से ये क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, वही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके सामने लेकर आते हैं और वहीं से जनरली पेपर बन जाता है। कोई जादू नहीं है, कोई जादू टोना नहीं है, ठीक है ना। तो टॉपिक पर आता हूं बच्चों, सीधा सीधा इन एमसीक्यू को क्रैक करूंगा मैं सबसे पहले, फिर हम 4 नंबर के एक लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर आएंगे, जो 2+2 के फॉर्मेट में भी पूछा जा सकता है आपसे, 2+1+1 की फॉर्मेट में भी पूछा जा सकता है। अगर आपने अच्छे से, कितने नंबर का?
पूरे के पूरे अगर मैं मार्क्स बताऊं बच्चों तो 6 नंबर का चैप्टर है आपका, 6 मार्क्स का चैप्टर आ रहा है। कितने मार्क्स का? 6 मार्क्स का। अगर आपने सिर्फ और सिर्फ छोटे क्वेश्चंस जो मैंने बताए उनकी भी तैयारी अगर कर ली, उनकी मतलब इन टॉपिक्स को भी अगर आप पढ़ के चले गए तो भी बच्चों यहां से आपको 4 नंबर तो हंसते हंसते पार है बेटा, हंसते हंसते 4 नंबर। और बाकी तो थोड़ा सा पढ़ के जाएगा तो 6 में से 6 आ जाएंगे, लाडले बच्चे आ जाते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की। इलेक्ट्रिक चार्ज से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं समझते चले जाना, वन बाय वन बता रहा हूं। सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक चार्ज की ऐसा यूनिट आपको पता होनी चाहिए। ऐसा यूनिट क्या होती है लिखता चला जाना। इलेक्ट्रिक चार्ज की बच्चों ऐसा यूनिट होती है कूलाम। क्या होती है? कूलाम। ऐसा यूनिट याद रख लेना, कूलाम इसकी एसआई यूनिट होती है। इसको किससे डिनोट किया जाता है? चार्ज इज डिनोटेड बाय क्यू। बात समझ में आ रही क्या? तो ये इससे ज्यादा और ज्यादा कुछ होगा नहीं। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो होता है माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम। ये सबसे छोटा चार्ज होता है, इसलिए इसको बोला जाता है एलिमेंट्री चार्ज। क्या बोला जाता है? एलिमेंट्री चार्ज इसी को बोला जाता है। इससे छोटा कोई चार्ज एग्जिस्ट ही नहीं करता है एलिमेंट्री चार्ज। याद रहेगा? हाँ सर याद रहेगा। ज्यादा चार्ज के बारे में कोई इतनी कहानियां लंबी चौड़ी नहीं है, और कूलाम इसकी एसआई यूनिट होती है, ये आपको याद रखना है। चलें आगे, आ गया जो भैया। नेक्स्ट बात करते हैं अपन सर इलेक्ट्रिक करंट से क्या पढ़ के जाना है। अब यहां से बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस मैं तेरे को लिखवा दूं। सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है ये डिफाइन हमें पता होनी चाहिए। डिफाइन इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हमें पता होनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक करंट की डिफाइन क्या होती है। तो इलेक्ट्रिक करंट की बच्चों डिफाइन होती है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज आपका क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। और यहां से बच्चों छोटा सा एमसीक्यू सॉरी छोटा सा न्यूमेरिकल भी बन सकता है। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, I इज इक्वल टू क्यू बाय टी, यानी इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। एसआई यूनिट की अगर मैं बात करूं, एसआई यूनिट इसकी होती है बेटा एम्पियर। बहुत अच्छे से याद करना है, एम्पियर इसकी क्या होती है? एसआई यूनिट होती है। अदर अगर मैं यूनिट्स की बात करूं तो अदर यूनिट्स में आप इसको कूलाम्ब पर सेकंड्स भी कह सकते हो। कूलाम्ब पर सेकंड, क्योंकि चार्ज की यूनिट क्या हो गई? चार्ज की यूनिट होती है बच्चों कूलाम्ब, और टी यानी कि टाइम, टाइम आपका क्या होता है? सेकंड्स। तो कूलाम्ब पर सेकंड ये किसकी यूनिट हो गई? इलेक्ट्रिक करंट की। एसआई यूनिट की बात करूं तो बच्चों क्या हो गया? एम्पियर हो गया। अब एम्पियर बहुत बड़ी यूनिट होती है, एम्पियर थोड़ी बड़ी यूनिट होती है, इसलिए इनकी छोटी यूनिट्स का भी यूज किया जाता है, जिसमें एक होती है मिली एम्पियर। एक तो होती है बच्चों आपकी मिली एम्पियर जिसको हम लिखते हैं एम ए से, और मिली एम्पियर होता है 10⁻⁻³ एम्पियर। याद रखना है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ के चले जाना। इंपॉर्टेंट तो मैं बता रहा हूं वही है। फिर एक आता है बेटा माइक्रो एम्पियर। माइक्रो एम्पियर होता है 10⁻⁻⁶ एम्पियर। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ याद रखना है। समझ में आई क्या मेरी बात? अब जो लाइन बोलने वाला हूं, अब जो 1 नंबर का क्वेश्चन बताने वाला हूं, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि सर इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने वाली, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने वाली डिवाइस का नाम क्या है? इलेक्ट्रिक करंट को कौन मेजर करेगा? इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए 2 डिवाइसेस का यूज होता है। अच्छे से समझना, एग्जाम में क्या पूछा जा रहा है पहले क्लियर करना, उसके बाद जवाब देना। अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए किस डिवाइस का यूज किया जाता है, तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए बच्चों अमीटर का यूज किया जाता है। ये अच्छे से याद रखना है, अमीटर का यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नीट्यूड को फाइंड करने के लिए। जबकि अगर आपको इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन पता करनी है, डायरेक्शन पता करनी है, तो गैल्वेनोमीटर का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? गैल्वेनोमीटर का यूज किया जाता है। अगर आपको इसकी क्या बतानी है बच्चों? डायरेक्शन बतानी है। तो अमीटर का यूज आपको कब करना है? सर अमीटर का यूज हमें
तब करना है जब हम मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हो, और गैल्वेनोमीटर का यूज हमें कब करना है, जब हम बच्चों डायरेक्शन फाइंड कर रहे हो। लाडले बच्चों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या पूछा जाता है कि जब अमीटर और गैल्वेनोमीटर को जब आप कनेक्ट कर रहे होंगे, जब आप इन्हें कनेक्ट कर रहे होंगे, तो अमीटर एंड गैल्वेनोमीटर इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। अमीटर और गैल्वेनोमीटर दोनों को हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर कनेक्ट किया जाता है, सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर कनेक्ट किया जाता है। किसको? अमीटर को और गैल्वेनोमीटर को। याद रहेगी कहानी या नहीं रहेगी? तो बच्चों ध्यान से सुना, यहां से बाहर क्वेश्चन नहीं जाता है इलेक्ट्रिक करंट के केस में, और बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस, बहुत सारे भाई मेरे, बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस। चले आगे, ले लेगा क्या स्क्रीनशॉट या साथ साथ में लिख लिया? लिख लिया साथ साथ में या स्क्रीनशॉट लेगा? ये लिख लिया, स्क्रीनशॉट लेते रहना। तो मैं अगले टॉपिक पर आ रहा हूं बच्चों, अगले टॉपिक पर आ रहा हूं मैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। डिफाइन इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, छोड़ के चल, मत पढ़ के जाना, मत पढ़ के जाना, डिफाइन नहीं 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 आएगी, लेकिन हाँ इसका फॉर्मूला जरूर आपको याद करके जाना है। वोल्ट इज इक्वल्स टू, वोल्ट इज इक्वल्स टू, वोल्ट इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन चार्ज, वर्क अपॉन चार्ज। ये वोल्टेज का फॉर्मूला आपको याद करके जाना है। यहां से अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं कि सर इसकी यूनिट भी बता दो, तो वर्क की यूनिट होती है बच्चों जूल, और चार्ज की यूनिट होती है कुलाम, यानी जूल पर कुलाम। एसआई यूनिट की अगर मैं बात करूं, सर इसकी एसआई यूनिट भी बता दो। इसकी जो एसआई यूनिट होती है बच्चों, वो होती है वोल्ट। कितनी होती है? वोल्ट के लगे 440 वोल्ट, गाना सुना होगा तुमने, ये वही वाला वोल्ट है। तुम्हारे घर के अंदर जो वोल्टेज आता है, चलो बता देता हूँ, घर के अंदर जो वोल्टेज आता है वो 220 वोल्ट बच्चों आता है, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज होती है। ये भी एक नंबर के क्वेश्चन में याद कर लेना, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है वोल्ट। सर कोई डिवाइस है क्या जो वोल्ट को मेजर करे? बिल्कुल बच्चों, एक डिवाइस है, उसका नाम होता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर एक डिवाइस होती है जिससे हम वोल्टेज को मेजर करते हैं, वोल्ट मीटर। बन्नाट याद रहेगा, बिल्कुल सर। सर वोल्ट मीटर को किस में कनेक्ट किया जाता है? वोल्ट मीटर को किस में कनेक्ट किया जाता है? इंपॉर्टेंट, 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 पहले इंपॉर्टेंट लगा, इंपॉर्टेंट लगा, क्वेश्चन बाद में बताऊंगा, पहले इंपॉर्टेंट लगा, रेड लाइन के पास में इंपॉर्टेंट लिख, नहीं लिखा, रेड लाइन के पास पहले इंपॉर्टेंट लिख, IMP। वोल्ट मीटर को लाडले बच्चे कनेक्ट किया जाता है हमेशा पैरेलल में, ये इंपॉर्टेंट है। वोल्ट मीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, हमेशा किस में कनेक्ट किया जाएगा? पैरेलल के अंदर ही कनेक्ट किया जाएगा, पैरेलल के अंदर ही कनेक्ट किया जाएगा। समझ में आ गई क्या? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। ये ले लाडले बच्चे, पहला पॉइंट अपना क्लियर है। सारे के सारे जितने भी पहले पॉइंट के अंदर क्वेश्चंस जितने भी मैंने यहाँ पर बताया, सारे के सारे 1 मार्क के क्वेश्चन है, सारे के सारे MCQ के क्वेश्चन है, यहां से बाहर MCQ नहीं जाएगा। आगे आ जाओ, चलें बच्चों अगला इंपॉर्टेंट पार्ट, ओम्स लॉ। सभी को पता है ओम्स लॉ, ओम्स लॉ बड़ा क्वेश्चन बन नहीं रहा है, बड़ा क्वेश्चन बन नहीं रहा है, तो भैया ओम्स लॉ का स्टेटमेंट तो नहीं आएगा, ओम्स लॉ का स्टेटमेंट तो नहीं आएगा। अगर ओम्स लॉ से अगर कोई क्वेश्चन आता भी है तो फिर वो लॉन्ग के अंदर जाएगा। किसके अंदर जाएगा? लॉन्ग के अंदर जाएगा। लेकिन हाँ, ओम्स लॉ को मैं इस तरीके से MCQ में पूछ सकता हूं, फॉर्मूला क्या होता है? V इज इक्वल्स टू RI, ये फॉर्मूला होता है V इक्वल्स टू RI, जहां V क्या है बच्चों? या फिर आपको इस तरीके से भी पूछ सकता है, V प्रोपोर्शनल टू I, कांस्टेंट साइन हटेगा, सॉरी प्रोपोर्शनल साइन हटेगा, एक कांस्टेंट लगेगा, और यहां ये जो R है ना बच्चों, इस R को बोला जाता है रेजिस्टेंस। क्या बोला जाता है? रेजिस्टेंस बोला जाता है। और इसी रेजिस्टेंस की SI यूनिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी बच्चों SI यूनिट होती है ओम, ओम, और इसका ये सिंबल होता है। तो SI यूनिट आपको याद रखनी है, क्या होती है इसकी, और SI यूनिट क्या होती है? ओम होती है रेजिस्टेंस की, ये याद रखनी, ये ओम्स लॉ है बेटा। याद रहेगा क्या? मैं बड़े क्वेश्चंस में नहीं लिखवा रहा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ओम्स लॉ।
वैसे ये लगभग लगभग जितनी भी चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। ये सोच समझ के पूरे चैप्टर में से ये चीजें निकाली गई है कि हर साल क्वेश्चन कहाँ से बनता है, क्या रह रहा है, तो ये ध्यान रखना है बच्चों आपको। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सर, रेजिस्टेंस आपने बता ही दिया है, तो रेजिस्टेंस किन किन बातों पर डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस होता क्या है, ये भी सर हमें आप समझा दीजिए। आपकी बहुत कृपा होगी, आपकी विशेष कृपा होगी सर, हमें बता दो कि रेजिस्टेंस क्या होता है। अब सुनना मेरी बात, एक इंपॉर्टेंट और लिख देना है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q इक्वल्स टू एनई। ये रिलेशन याद रखना, नहीं आता है वैसे एग्जाम में, याद रखना, टॉप ऑफ द पेज लिखा हुआ, एक बार नजर बार कर ले। टॉपिक पर आ जाओ, रेजिस्टेंस क्या होता है भैया, करंट जा रहा है, करंट का फ्लो हो रहा है, लेकिन करंट जब जब फ्लो करता है तब उसके रास्ते में कुछ रुकावटें आ जाती है, कुछ उसके ऑपोजिशन आ जाता है, किसके अंदर, जब करंट फ्लो कर रहा होता है। तो जब भी करंट फ्लो कर रहा है उसके रास्ते में अगर कोई रुकावट आ रही है, कोई हिंड्रेंस आ रही है, कोई ऑपोजिशन आ रही है बच्चों, opposition in the flow of electron, in the flow of इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में अगर कोई रुकावट आ रही है, कोई ऑपोजिशन आ रही है बच्चों, तो उस चीज को क्या बोला जाता है, उस चीज को रेजिस्टेंस बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों, रेजिस्टेंस बोला जाता है। और ये रेजिस्टेंस किस बात पर डिपेंड करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बड़ा क्वेश्चन अगर बनता है, बड़ा क्वेश्चन अगर बनता है, लॉन्ग के अंदर अगर क्वेश्चन बनता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रेजिस्टेंस क्या होता है और किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, कि किसी भी कंडक्टर के रेजिस्टेंस, किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो किन किन बातों पर डिपेंड करता है। तो बच्चों सुनना मेरी बात, तीन चीजें बता रहा हूं। सबसे पहला तो आपका जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। जितना ज्यादा वायर की लेंथ है, न्यूमेरिकल भी बनता है लेकिन अपने लेवल पर नहीं बनता है, सीबीएसई में यहां से बहुत प्यारा क्वेश्चन बनता है। और यही जो रेजिस्टेंस है बच्चों, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एरिया की, कि एरिया का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दोनों को अगर मैं मिक्स कर दूं तो आर प्रोपोर्शनल हो जाता है एल अपॉन ए के, ये याद रखना, डेरिवेशन भी पूछा जाता है। और जब यहां से प्रोपोर्शनल साइन हटता है तो यहां कांस्टेंट लगता है, और इस कांस्टेंट को बच्चों हम रो से डिनोट करते हैं, एंड दिस रो इज नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये ले लाट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रहता है आपका ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, अलग से भी हेडिंग डाली हुई है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस में, एक डिफाइन अभी यहां लिखूंगा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की। सबसे पहले किससे डिनोट किया जाता है, रो से डिनोट किया जाता है, और साथ ही साथ इसकी एसआई यूनिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी एसआई यूनिट होती है ओम इंटू मीटर। क्या होती है, ओम इंटू मीटर। थोड़ा सा साइड में लिखा हुआ है कॉर्नर में, तेरी आंखें वहां पर देख पा रही है क्या, हाँ सर बिल्कुल देख पा रही, ओम इंटू मीटर याद रखना है। चलो आगे, चलो हाँ सर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की डिफाइनिंग बता दो। ये तेरे समझ में आ गया हो तो बच्चों मैं आगे चल रहा हूँ और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की एक बार मैं यहाँ डिफाइन लिख देता हूँ। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की मैं यहाँ डिफाइन लिख दूं कि रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, या रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ कंडक्टर, या रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ लिख ले साथ में, एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, इसी को बोला जाता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। समझ में आ गई क्या मेरी बात। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की ये डिफाइन हो जाती है बच्चों। दो तीन डिफाइन मैं और लिख रहा हूं, वैसे तो नहीं पूछी जाएगी, चांसेस बहुत कम है, जो भी लाइन में अब बोल रहा हूं उनके चांसेस बहुत कम है, डिफाइन नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी। अगर आती है तो 4 नंबर के क्वेश्चन में वो छोटी सी डिफाइन तेरे को बना के देगा, हो सकता है उसमें 1 ओम पूछ ले,
हो सकता है उसमें 1 वोल्ट पूछ ले, हो सकता है उसमें 1 एम्पियर पूछ ले, चांसेस बहुत कम है, नील, बहुत कम चांसेस, 1% से भी लो चांस बता रहा हूं मैं तो, 1% से भी लो चांस है कि ये क्वेश्चन आ जाए। समझ में आई मेरी बात या नहीं आई? कोई दिक्कत हो तो बता दे लाडले बच्चे। ठीक है, ये लो भैया, कितने पॉइंट्स करवा चुका हूं मैं, कितने पॉइंट्स करवा चुका हूं सर? 3 पॉइंट्स पर तो हमने आ लगा दी है, ये तीनों हमने पढ़ ली। चले बच्चों आगे, अब बात करते हैं सर इलेक्ट्रिक पावर की। अगर मैं इलेक्ट्रिक पावर की बात करूं बच्चों, यहां से भी छोटा क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक पावर। सबसे पहले इलेक्ट्रिक पावर का अगर मैं डिफाइन बोलूं, डिफाइन नहीं आएगी, तो इसका फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम। न्यूमेरिकल पर्पज से याद रखना, वर्क अपॉन टाइम। फॉर्मूले से अगर मैं यूनिट बनाऊं, फॉर्मूले से अगर मैं यूनिट बनाऊं तो वर्क की यूनिट क्या होती है बच्चों? जूल होती है। टाइम की यूनिट होती है सेकंड, यानी जूल पर सेकंड। याद रहेगा। एसआई यूनिट बता दूं बच्चों, एसआई यूनिट इसकी होती है, एसआई यूनिट इसकी होती है वॉट। ये वोल्ट नहीं है, ये वॉट है बच्चों। एसआई यूनिट इसकी कितनी हो गई? वोट हो गई। आगे अगर मैं चलूं बच्चों, आगे अगर मैं चलूं कि सर एसआई यूनिट भी आपने बता दी, सर इसके अंदर एक रिलेशन होता है 1 हॉर्स पावर। कई बार एग्जाम में पूछा गया है 1 HP। 1 HP की वैल्यू याद रखनी बच्चों 746 वॉट। एक आपको बच्चों और याद रखनी है 1 किलोवाट। किलोवाट जो होती है, किलोवाट के अंदर बच्चों कितने वॉट होते हैं आप सभी को पता है, इसके अंदर 1000 वॉट होते हैं। आगे अगर मैं बात करूं कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, एक क्वेश्चन और पूछा गया है। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी आपको याद रखनी है KWH, और इसी का अगर मैं पूरा नाम बताऊं तो इसका पूरा नाम होता है किलो वॉट आर। किलो वॉट आर। और यहां एक रिलेशन बता दूं मैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, 3.6 इंटू 10⁶ जूल, ये 1 kWh की यूनिट होती है। याद रखनी पड़ेगी, कोई इलाज नहीं है। ऐसा यूनिट वॉट हो गई। याद रहेगा क्या बच्चों? चल सकता हूं बच्चों, मैं आगे चल सकता हूं? हाँ सर, आगे चलते चले जाओ, क्योंकि पावर की भी बात कर चुके हैं हम, कमर्शियल यूनिट की भी बात कर चुके हैं। आजा लाडले बच्चे, चैप्टर एंड होने वाला है, लगभग लगभग 2 चैप्टर हम यहाँ फोड़ चुके होंगे थोड़ी देर के बाद। और तू वीडियो में कंटिन्यू बना रहना, मैं छोटे छोटे क्वेश्चंस को सबसे पहले लेकर आ रहा हूँ। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के अंदर आपका एक क्वेश्चन आता है कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग एक फॉर्मूला है बच्चों, कि अगर किसी भी कंडक्टर में से, अगर किसी भी कंडक्टर में से आई करंट पास करवाया जाए, आई करंट पास करवाया जाए जिसका रेजिस्टेंस R है, और वो T टाइम के लिए अगर उसमें से करंट फ्लो करवाया जाएगा, कि किसी भी कंडक्टर में से आई करंट जिसका रेजिस्टेंस R है और T सेकंड्स के लिए अगर उसमें से मैं करंट पास करवाऊं, तो वहां उस कंडक्टर में कितनी हीट प्रोड्यूस होगी। और वो जो हीट प्रोड्यूस होती है बच्चों H, उसका फॉर्मूला दे रखा है I²RT, एंड दिस इज नॉन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। याद रह जाएगी तेरे बातें? बातें याद रह जाएगी? हाँ सर बिल्कुल भन्नाट याद रह जाएगी कि सर आई करंट अगर किसी कंडक्टर में से पास करवाया गया जिसका रेजिस्टेंस अगर R है और T टाइम के लिए अगर पास करवाया गया है, तो वहां पर जो हीट प्रोड्यूस होगी वो होगी I²RT। याद रह जाएगा, इसी को बोला गया जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। एक नंबर में पूछा जाता है। अब यहाँ MCQ है तो जाहिर सी बात है चांसेस कम बन जाते हैं। चांसेस लो है, लो चांसेस है। लो भैया, फिर से एक एक नंबर के सारे क्वेश्चंस, लगभग लगभग क्वेश्चंस बच्चों हम खत्म कर चुके हैं। एक नंबर का क्वेश्चन यहां से बाहर नहीं जाना है, नहीं जाना है भैया। एप्लीकेशन बेस्ड अगर आ जाए कि सर बल्ब का जो फिलामेंट होता है, ऐसे बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चंस जो आते हैं, बल्ब का फिलामेंट कौन से मेटल से मिलकर बना होता है? टंगस्टन का फिलामेंट होता है, सभी बच्चों को पता है कि उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा क्या होता है? हाई होता है, इस वजह से टंगस्टन का फिलामेंट बना होता है। नॉर्मल क्वेश्चन से इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड। अगर मैं डायग्राम की बात करूं तो ये एक सेल का डायग्राम होता है, 2 से ज्यादा सेल लगाई तो ये बैटरी बन जाती है। यहां अगर मैं बात करूं तो ये की का, ओपन की, क्लोज्ड की, ये आपकी टैपिंग की, ये क्या होती है बच्चों? टैपिंग की हो जाएगी, टैपिंग की। ये वाला साइन आपका रेजिस्टेंस का हो जाएगा, ये भी पढ़ते हुए जाना। उसके बाद एक आता है वेरिएबल रेजिस्टेंस, ये आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस का साइन हो जाएगा।
नेक्स्ट अगर अपन बात करें, ये अमीटर का साइन हो गया, एक साइड में पॉजिटिव ले लो, एक साइड में क्या ले लो, नेगेटिव ले लो। उसके बाद में यहां पर आपका गैल्वेनोमीटर हो गया, एक साइड में आप पॉजिटिव ले लो, एक साइड में आप नेगेटिव ले लो। डन डन, चलें बच्चों आगे। बिल्कुल, लो भैया यहां से एक एक नंबर का क्वेश्चन कल पेपर में अगर बाहर नहीं जाएगा, पेपर में बाहर नहीं जाएगा, चैनल अनसब्सक्राइब मारना है अगर पेपर बाहर चल जाए तो। 80% 70% पेपर आपका यहीं से बनने वाला है, बिल्कुल सटीक यहीं से बनने वाला है, और बाकी का 30% तो खुद कर लेगा। लो लेवल आता है, इजी लेवल आता है। चल सकता हूं बच्चों में आगे, बिल्कुल बन्नाट सर, आगे बढ़ते चले जाओ। अगर बच्चों में 4 नंबर के एक सेगमेंट की बात करूं, या एक छोटा सा क्वेश्चन अगर मैं एमसीक्यू के अंदर अगर मैं बात करूं, तो कहीं ना कहीं फिर वो एक न्यूमेरिकल बन सकता है पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्म में और ओम्स लॉ से। यानी कि मेरे पास यहां पर सिर्फ और सिर्फ दो फॉर्मूले होते हैं। एक फॉर्मूला होता है V इज इक्वल्स टू आर आई, V इक्वल्स टू आर आई, जो ओम्स लॉ का फॉर्मूला है। ये रिलेशन कहां से आया? ये आया बेटा ओम्स लॉ से। कहां से आया? ओम्स लॉ से। और एक फॉर्मूला हमारे पास और होता है W इज इक्वल्स टू क्यू, सॉरी V इज इक्वल्स टू W अपॉन क्यू। ये दो फॉर्मूले ऐसे हैं, एक फॉर्मूला और लिखना I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी। भैया ये दो फॉर्मूले, तीन फॉर्मूले आपके सामने दे रखे हैं। कितने कितने पैरामीटर्स हैं? सभी के अंदर तीन पैरामीटर्स हैं, V R I, ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। V R I, यहां से जो क्वेश्चन आएगा, यहां से जो भी क्वेश्चन बनता है आपका, भैया दो पैरामीटर्स दे देंगे, तेरे को थर्ड वाला पैरामीटर निकालना होगा, करना पड़ेगा, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैं कुछ नहीं कर सकता, हाँ बता सकता हूं यहां से न्यूमेरिकल बन सकता है, यहां से न्यूमेरिकल बन सकता है, यहां से न्यूमेरिकल बन सकता है। बता दूं, V का मतलब वोल्टेज होता है, R का मतलब रेजिस्टेंस होता है, I का मतलब करंट होता है, W का मतलब वर्क होता है। कई बार अगर वो वर्क निकालने के लिए बोले तो भी यही फॉर्मूला लगाना है, एनर्जी निकालने के लिए बोले तो भी आपको यही फॉर्मूला लगाना है। याद रहेगा या नहीं रहेगा? चल सकता हूं आगे। तो बच्चों ये न्यूमेरिकल भी आपको प्रैक्टिस करके जाने हैं, डेस्क ऑफ वगैरह में एक आधा न्यूमेरिकल लगा के चले जाना। चले लाडले बच्चों, नेक्स्ट बच्चों 4 नंबर के, अच्छा ये क्वेश्चन, अब 4 नंबर के क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं, भैया भैया 4 नंबर का क्वेश्चन आपका बनेगा सीरीज और पैरेलल का, या तो डेरिवेशन आएगा, या तो सीरीज और पैरेलल का डेरिवेशन आएगा, या फिर सीरीज और पैरेलल से न्यूमेरिकल आने वाला है। या तो सीरीज और पैरेलल का डेरिवेशन आएगा, या फिर यहां से न्यूमेरिकल बनने वाला है। चलूं आगे, तो वन बाय वन डेरिवेशन कराने की जरूरत है क्या? वीडियो लंबी नहीं हो जाए ज्यादा, वीडियो लंबी नहीं हो जाए, ठीक है। डेरिवेशन करवाने की जरूरत लग नहीं रही, वैसे रट के भी जा सकते हो डेरिवेशन, कोई बात नहीं। चलो इसका डेरिवेशन अपन करवा ही देते हैं, ब्लैंक स्लाइड पे करवा देते हैं। चलो भैया सीरीज से स्टार्ट कर देता हूं मैं। सीरीज कॉम्बिनेशन डेरिवेशन कराऊंगा लाडले बच्चों। डेरिवेशन से क्वेश्चन आता है आपका, या तो डेरिवेशन पूछेगा, या आपसे हो सकता है वहां से न्यूमेरिकल पूछ ले। डेराइव करवा देता हूं मैं दोनों के दोनों, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के दोनों जो आपके फॉर्मूले हैं डेरिवेशन से, उनको डिराइव करवा देता हूं। सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन होता क्या है? सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है बच्चों की, यहां पर हमारे पास कुछ रजिस्टर्स होते हैं। सपोज मैंने इस रजिस्टर को मान लिया, ये मेरे पास R1 है, यहां फिर एक दूसरा रजिस्टर मैंने माना R2, थोड़ा सा आगे चले तीसरा रजिस्टर R3, तीनों को मैंने कनेक्ट किया एक बैटरी के साथ। बैटरी पर मैंने यहाँ एक की लगाई, क्लोज कर भी दी गई इसको, और यहां से बच्चों ये सर्किट मेरा क्लोज हो गया। जैसे ही यहां इस की को मैं क्लोज करूंगा, यहां से करंट गया, उस करंट की वैल्यू लेट कर ली मैंने आई। यहां से ये आई करंट बच्चों इस R1 में से पास होता हुआ, R2 में से पास होता हुआ, R3 में से पास होता हुआ, ये कंप्लीट आपका सर्किट हो जाएगा। यानी कि तीन रेजिस्टर्स मेरे पास दे रखे हैं, R1, R2 और R3, तीनों में से सेम करंट जा रहा है, और सेम करंट क्या है बच्चों? आई करंट। चल सकता हूं मैं आगे। अब बच्चों आपने क्या करना है, सबसे पहले पूरे सर्किट के अंदर, पूरे सर्किट का जो रेजिस्टेंस है उसको मैं मान लेता हूं आर इक्विवेलेंट। क्या मान लेता हूं? आर इक्विवेलेंट, या पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस आप मान लो आर। यहां अगर मैं ओम्स लॉ लगाता हूं, अकॉर्डिंग टू
ओम्स लॉ। अगर यहां ओम्स लॉ अप्लाई किया जाए तो ओम्स लॉ कहता है भैया V इज इक्वल्स टू आर आई। ओम्स लॉ क्या कहता है बच्चों? ओम्स लॉ कहता है V इक्वल्स टू आर आई। ये मैंने पूरे सर्किट के लिए अप्लाई किया है। चल सकता हूं। सीरीज कॉम्बिनेशन बच्चों एक ऐसा कॉम्बिनेशन होता है जहां पर हर एक रजिस्टर में से, चाहे वो R1 लो, चाहे वो R2 लो, चाहे वो R3 लो, हर एक रजिस्टर में से करंट की जो वैल्यू है, आई की जो वैल्यू है वो सेम चलेगी। करंट की वैल्यू क्या चलेगी? सेम चलेगी हर एक रजिस्टर में से। चलूं आगे। लेकिन बच्चों यहां जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा वो सभी के अबाउट अलग अलग आएगा। मेरे कहने का मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट की वैल्यू तो हर जगह क्या होती है? सेम होती है। लेकिन वोल्टेज की अगर मैं बात करूं तो यहां वोल्टेज V1 आया है, यहां वोल्टेज V2 आया है, और यहां वोल्टेज कितना आएगा? V3। पूरे सर्किट का अगर मैं वोल्टेज देखूं तो वो कितना है? कैपिटल V। चलूं आगे। बिल्कुल सर, आगे चलते हैं। और अब बच्चों में यहां पर ये जो मैंने ओम्स लॉ लगाया है ये पूरे सर्किट में लगाया है, और अब मैं ओम्स लॉ लगा रहा हूं बच्चों इंडिविजुअल रजिस्टर में। तो मैं यहां लिखूंगा वोल्टेज ड्रॉप, समझते चले जाना बेटा, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R1। R1 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना आया? तो ये हो जाएगा V1 इक्वल्स टू R1 I। सर I1 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि बच्चों करंट हर सर्किट में क्या चल रहा है? हर रजिस्टर में करंट की वैल्यू क्या चल रही है? सेम चल रही है लाडले बच्चे। आ जाओ भैया। सेम अगर मैं सिमिलरली V2 के लिए अगर मैं बात करूं कि सर वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस V2 की अगर मैं बात करूं तो यहां आ जाएगा V2 इक्वल्स टू R2 I। गिव इट इक्वेशन नंबर सेकंड, गिव इट इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली अगर मैं V3 की बात करूं तो ये हो जाता है आपका R3 I, और इसको मैं नाम दे दूंगा बच्चों इक्वेशन नंबर थर्ड। समझ में आ रही है तेरे बातें? समझ में आ रही है क्या? अब आपने क्या करना है? तीनों इक्वेशंस को ऐड कर देना है। तीनों इक्वेशंस को ऐड कर देना है। ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अगर मैं तीनों इक्वेशंस को यहां अगर ऐड करूं, क्या रिजल्ट निकल कर आएगा लाडले? रिजल्ट निकल कर आएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। अरे भैया V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल्स टू R1 I प्लस R2 I प्लस R3 I। ये लो बच्चों, बात समझ में आई या नहीं आई? भाई आ गई बात समझ में। अब सुनना लाडले, V1 प्लस V2 प्लस V3, हमने कहा था कि यहां पर करंट हर जगह क्या चल रहा है? सेम चल रहा है। लेकिन यही वोल्टेज जो आपने यहां वोल्टेज अप्लाई किया है वही बेटा यहां V1 V2 और V3 के अंदर डिवाइड हो जाएगा। कद्दू कटेगा भैया सब में बटेगा। तो यहां पर ये V जो वोल्टेज है V1 V2 V3 के अंदर क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। तो यहां V1 प्लस V2 प्लस V3 मिलकर फिर से बना V इक्वल्स टू, इधर से कॉमन निकाल रहा हूं मैं I, यहां बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। चलें आगे। बिल्कुल सर, आगे चलते हैं। इस V की वैल्यू, ये जो V चल रहा है इस V की वैल्यू हो गई आपकी R I इक्वल्स टू I, ये बना R1 प्लस R2 प्लस R3। I से I कट गया बच्चों, और यहां से R की वैल्यू आ जाती है, R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाती है R1 प्लस R2 प्लस R3। समझ में आया या नहीं आया? ये तो बेटा यहाँ पर 3 रजिस्टर्स थे। अगर यहाँ पर बहुत सारे रजिस्टर्स होते हैं, n रजिस्टर्स होते, 4 होते, 5 होते, 7 होते, तो इसी तरीके से ये प्लस होता चला जाता, यानी कि R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाती R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 Rn। ये ले भैया, सीरीज कॉम्बिनेशन का डेरिवेशन कंप्लीट हो चुका है। चलें आगे। कोई दिक्कत हो तो बता दो। बिल्कुल सर, आगे चलते चले जाते हैं। और अब इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर उसके बाद में तेरे को पैरेलल कॉम्बिनेशन बताने वाला हूं जल्दी से। क्विक क्विक आ जाओ भैया। नेक्स्ट बात करते हैं अपन पैरेलल कॉम्बिनेशन की। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है बच्चों? यहां पर अलग अलग ब्रांचेस हो जाती है। बात समझना, यहां मैंने V वोल्टेज अप्लाई किया, एक V वोल्ट की मैंने यहां बैटरी अप्लाई की। बैटरी अप्लाई करने के बाद मैंने इसको की से ज्वाइन किया। होगा क्या?
जैसे ही मैं यहां पर की क्लोज करता हूं, लेट अस सपोज कि यहां V वोल्टेज मैंने अप्लाई किया और यहां से I करंट गया, करंट यहां से आई और यहां जाने के बाद करंट बेटा 3 ब्रांचेस के अंदर टूट गया। यहां आपका करंट गया I1, इस ब्रांच में करंट गया I2 और इस ब्रांच के अंदर करंट गया I3। यहां आपका रजिस्टर, यहां रजिस्टर की अगर मैं बात करूं तो ये रजिस्टर आपका R1, ये रजिस्टर आपका R2, ये रजिस्टर आपका R3, तीनों फिर से एक ब्रांच पर मिलते हैं और ये सर्किट बच्चों क्लोज। ये वापस बाहर जब निकलते हैं तो क्या बन जाता है, आई। यानी बच्चों यहां पर करंट सेम नहीं है। सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर आपने देखा था कि हर एक ब्रांच के अंदर करंट आपका क्या था, सेम था, लेकिन यहां पर करंट आपका सेम नहीं है, हर एक ब्रांच में करंट अलग अलग है। तो सर यहां क्या सेम रहेगा, लाडले जो तूने वोल्टेज अप्लाई किया है वही वोल्टेज हर जगह सेम रहेगा। सेम कंसेप्ट है। अगर मैं फिर से ओम्स लॉ लगाता हूं, यहां लिखूंगा मैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, और ये जो बच्चों मैं ओम्स लॉ लगा रहा हूं ये पूरे के पूरे सर्किट के अंदर ओम्स लॉ लगा रहा हूं, पूरे के पूरे सर्किट के अंदर, और यहां लिखूंगा V इज इक्वल्स टू आर आई। क्या बच्चों यहां से लिखा जा सकता है V अपॉन आई इक्वल्स टू आर, या फिर V अपॉन आर इक्वल्स टू आई। बिल्कुल सर, ये आई नीचे चला गया। तो ये जो ओम्स लॉ लगाया है मैंने, ये लगाया बच्चों पूरे के पूरे सर्किट के अंदर। अब मैं इंडिविजुअल ओम्स लॉ लगा रहा हूं, इंडिविजुअल हर एक ब्रांच में अगर मैं ओम्स लॉ लगाऊं तो यहां पर I1 की वैल्यू कितनी होगी, यानी कि करंट किसमें, करंट थ्रू R1, कि सर R1 के अंदर कितना करंट जाएगा, भैया R1 के अंदर करंट जाएगा V अपॉन R1 इक्वल्स टू I1। सिमिलरली R2 की अगर मैं बात करूं बच्चों तो R2 में करंट जाएगा, यही फॉर्मूला लगाना है, V अपॉन R2 इक्वल्स टू I2। सिमिलरली आपको थर्ड में R3 में भी लगाना है, तो ये हो जाएगा V अपॉन में R3 इक्वल्स टू I3। तीनों को आपको इक्वेशन दे देनी है। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकंड, दिस इज द इक्वेशन नंबर थर्ड, और तीनों को आपको प्लस कर देना है फिर से जैसा हमने पहले किया था। ऑन एडिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3 क्या बनेगा बच्चों, यहां से आपके पास बनेगा I1 प्लस I2 प्लस I3। ये बना I1 प्लस I2 प्लस I3। समझ आया नहीं आया, I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल्स टू, ये बनेगा V अपॉन R1। बोर हो रहा है तो कोई बात नहीं बेटा, बस ये लास्ट टॉपिक है, उसके बाद में नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है R3। ठीक है, अब I1 प्लस I2 प्लस I3 यानी I1 I2 और I3 तीनों मिलकर वापस क्या बने, सर वापस तो I बने। यहां से V कॉमन निकाला मैंने, यहां बचेगा, यहां से मैंने V जैसे ही कॉमन निकाला, ये बचेगा 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3। चले, और अब यहां से मैं I की वैल्यू रख दूंगा। बेटा डेरिवेशन है इसलिए मैं एनर्जी नहीं डाल रहा हूं क्लास में, तेरे को बस समझते जाना है, पढ़ के चल जाना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी V की वैल्यू लिख दी मैंने, सॉरी I की वैल्यू यहां से लिखी मैंने V अपॉन R इक्वल्स टू V, ये आएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। V से V कट गया और लाडले बच्चों ये तेरी R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ चुकी है 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। समझ में आई कि नहीं, तो ये डेरिवेशन हो गया आपका किसका, किसका डेरिवेशन हो गया भैया, ये डेरिवेशन हो चुका है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन का। दोनों डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बहुत पढ़ के, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन हाँ पढ़ के चले जाने हैं, यहाँ से न्यूमेरिकल के चांसेस बनते हैं। तेरी किस्मत अगर बहुत अच्छी हुई तो यहाँ से न्यूमेरिकल भी सेट हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है बेटा, वीडियो ज्यादा बड़ी नहीं हुई है, हाँ कितनी लेंथ हो गई है, हाँ ठीक है इतना तो चलेगा। अब नया लेक्चर देख लेते हैं बेटा आपका कि सर नया टॉपिक बता दो। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है लाडले, पानी वानी पी के आ जा, तुम बढ़िया भन्नाट तरीके से पानी वानी पी के आ जा, और उसके बाद में स्टार्ट करने वाला हूं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। शानदार तरीके से तू पानी वानी पी के आ जा, मुझे भी लेने दे।
लो भैया एक नया कंसेप्ट, लो भैया एक नया कंसेप्ट क्या कह रहा भाई, भाई कह रहा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल लाडले। गुड न्यूज है तेरे लिए, गुड न्यूज ये है कि इस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन बिखरता नहीं है, ज्यादा डाइवर्सिटी नहीं है, क्वेश्चन सटीक आता है, एग्जैक्ट क्वेश्चन आता है, घबराने की कतई जरूरत नहीं है, नो नीड टू फियर, बाई इज हियर। आ जाओ भैया फिर से बात कर लेते हैं बच्चों एमसीक्यू की। दो एमसीक्यू पूछे जा रहे हैं, टुकड़ टुकड़ देख लो, दो एमसीक्यू पूछे जा रहे हैं। सर आपकी क्लास से एमसीक्यू बाहर नहीं जाता? हाँ नहीं जाता, मेरी क्लास से एमसीक्यू बाहर नहीं जाता है। आ जा बेटा आ जा। एक वेरी शॉर्ट 2 नंबर का कैसे डाला हुआ यार, 2 मार्क्स का वेरी शॉर्ट है, एक ही है यार। ठीक है, एक या दो वेरी शॉर्ट जो भी हो देख लेना, शायद एक ही होगा वेरी शॉर्ट, 2 मार्क्स का नहीं है, एक ही वेरी शॉर्ट है और एक शॉर्ट क्वेश्चन है। चले बच्चों आगे। हाँ सर चलते चले जाते हैं, एमसीक्यू कहां से आएगा लाडले बच्चों। पहला ही पॉइंट अगर तू देखेगा स्लाइड के ऊपर तो लिखा हुआ है एमसीक्यू ऑन द बेसिस ऑफ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के ऊपर एक एमसीक्यू आता है, तो इसकी बात अपन बाद में करेंगे कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, क्योंकि उसके लिए पहले फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल पढ़ाना पड़ेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या होती है। और यहां से 100% चांसेस रहते हैं, 100% चांसेस रहते हैं क्वेश्चन आने के, 100% चांसेस क्वेश्चन आने के रहते हैं। किसके? 100% चांसेस प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब आप बोलोगे सर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, तो इसके लिए बच्चों मैं आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना के बता रहा हूं एक बार मैग्नेट के चारों तरफ, और उसके बाद अपन बात करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है। चलें बच्चों आगे, बिल्कुल सर भन्नाट तरीके से आप स्टार्ट करते चले जाओ, मजा आ रहा है। ये देख बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है। आपके पास एक मैग्नेट होगा, ये बच्चों मैंने एक बार मैग्नेट लिया, ये मैंने क्या लिया, एक बार मैग्नेट लिया, बहुत प्यारा सा बार मैग्नेट, व्हाइट कलर में ले लेते हैं। ये बार मैग्नेट लिया, इसका एक एंड बच्चों नॉर्थ होता है और एक एंड इसका क्या होता है, साउथ होता है। समझ में आ गई, एक एंड नॉर्थ होता है, एक एंड साउथ होता है। और ये मैग्नेट क्या करता है बच्चों, ये मैग्नेट अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाता है, ये मैग्नेट अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाता है। जैसे कि इसके अंदर अगर कोई भी गया तो ये मैग्नेट उसको कैच से क्या कर लेगा, चिपका लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, आयरन को अट्रैक्ट कर लेगा, दूसरे मैग्नेट को भी अट्रैक्ट कर लेगा, हो सकता है रिपेल भी कर ले। यानी कि एक मैग्नेट अपने चारों तरफ एक फील्ड बनाता है बच्चों, और उस फील्ड को बोला जाता है मैग्नेटिक फील्ड, उस फील्ड को लाडले बच्चे बोला जाता है मैग्नेटिक फील्ड। अब मैं यहां से एक छोटा क्वेश्चन बता रहा हूं तेरे को, कि मैग्नेटिक फील्ड की जो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और इसकी एसआई यूनिट तुझे याद रखनी है, इसकी एसआई यूनिट होती है टेस्ला। 1 नंबर में क्वेश्चन, एसआई यूनिट इसकी टेस्ला होती है। टेस्ला अगर ऑप्शन में नहीं है, ऑरस्टेड अगर ऑप्शन में है, ऑरस्टेड अगर ऑप्शन में है, तो वो भी आपकी एसआई यूनिट होती है मैग्नेटिक फील्ड की। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है सर, एक सर मैग्नेट के चारों तरफ जो एरिया होता है जिसके अंदर एक दूसरा मैग्नेटिक मटेरियल फोर्स एक्सपीरियंस करे, उसे मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। और उनको बच्चों कैसे हम डिनोट करते हैं, कैसे हम बनाते हैं, तो मैं बता दूं, ये देख बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाई मैंने, ये इस तरीके की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस समझ आया तेरे या नहीं आया? तेरे समझ आया बेटा? मैग्नेटिक फील्ड नीचे आ गई है, तो नीचे आ गई, समझ में आई क्या? तो ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है। ये आपका कहां चला गया, चलो आगे। तो यहां पर ये जो लाइंस मैंने बनाई है बच्चों, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है। मैं नीचे की तरफ भी कुछ लाइंस बना देता हूं, वापस बनाते हैं नया, थोड़ा सा अच्छा बना देते हैं। लो भैया इधर आ जाओ, ये आपका मैग्नेट, इसका एक एंड बेटा नॉर्थ, एक एंड इसका क्या है, साउथ है। यहां से मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना रहा हूं, ढंग से समझना। ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाई, ये दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाई, ये मैंने तीसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाई। फिर यहां से अगर मैं बात करूं, ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन, फिर से ये दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये तीसरी, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है ना बेटा। और इनको आप अंदर भी ऐसे ज्वाइन कर दो। ये टेढ़ी नहीं होती है बेटा, मैंने बनाई है टेढ़ी, तो बाकी होती नहीं है, ये सीधी सीधी होती है। बात समझ में आ गई क्या? प्रॉपर्टीज बता दूं मैं, टाइम जरूर लगा है, प्रॉपर्टीज बता दूं मैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज बता दूं कि बच्चों हमेशा ध्यान रखना, जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, पहली प्रॉपर्टी लिख रहा हूं,
डायरेक्शन जो होती है वो नॉर्थ से साउथ होती है, नॉर्थ टू साउथ। तो नॉर्थ से निकलेगी, साउथ पर एंड करेगी। ये नॉर्थ से निकली, साउथ पर इन्होंने क्या कर दिया, एंड कर दिया। लेकिन नॉर्थ से साउथ जो होगी बच्चों वो आउटसाइड द मैग्नेट, आउटसाइड द मैग्नेट, मतलब मैग्नेट के बाहर की बात करोगे तो नॉर्थ से साउथ है, लेकिन अंदर की बात करोगे, ये देखो यहां से घूम के गई, अंदर की बात करोगे तो साउथ से नॉर्थ, यानी साउथ टू नॉर्थ। अगर मैं मैग्नेट के इनसाइड की बात कर रहा हूं बच्चों मैं, अगर चलूं आगे, हाँ सर दूसरी और प्रॉपर्टी बताओ। दूसरी प्रॉपर्टी ये है बच्चों कि ये क्लोज लूप बनाती है। कौन सी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है वो मैं तेरे को बता दूंगा, लेकिन कई बार क्वेश्चन ऐसा भी पूछ लिया जाता है, लिख, कई बार क्वेश्चन ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज लिखो। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की अगर मुझे प्रॉपर्टीज लिखनी पड़े, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की अगर मुझे प्रॉपर्टीज लिखनी पड़े तो फिर तो सारी याद करनी पड़ेगी यार लाडले, कोई सी भी पूछी जा सकती है। तो क्या बनाती है बच्चों, क्लोज लूप बनाती है। और सर और क्या प्रॉपर्टीज हैं सर, बच्चों ध्यान से सुनना, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन डेंस होती है, डेंस का मतलब पास पास, तो जहां मैग्नेटिक फील्ड लाइन डेंस होती है इसको बच्चों यहां पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होता है, ये भी आपको याद रखना है। जहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर दूर है, जहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर दूर है वहां मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा, रेयर बनेगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि सर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्यों नहीं करेगी, उसके पीछे का लॉजिक समझना, उसके पीछे का लॉजिक समझ लाडले बच्चे, कि मान ले तेरे पास ये एक मैग्नेट है, ये तेरे पास एक मैग्नेट है, तूने ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाई, और अगर ये दोनों एक दूसरे को जाकर इंटरसेक्ट कर दे तो कंसेप्ट ये कहता है कि जहां पर भी आपको मान लो इस जगह मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इस बात को थोड़ा सा ढंग से समझना, टॉपिक थोड़े से मिक्सअप हो चुके हैं, कि अगर मुझे इस जगह मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो मैं यहां टेंजेंट ड्रॉ कर दूं, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर आ गई। अगर मुझे इस जगह निकालना है तो टेंजेंट ड्रॉ कर दूं। कंसेप्ट तो ये कहता है कि इफ यू वांट्स टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो वहां पर आप क्या ड्रॉ कर दो, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो। बात समझ में आ गई क्या? लेकिन लेकिन अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो फिर तो सर कितने टेंजेंट्स होंगे, सर ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहेगी इधर टेंजेंट बनाओ, ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहेगी इधर टेंजेंट बनाओ। यानी कि बच्चों अगर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी एक पॉइंट पर आकर इंटरसेक्ट करती है तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर दो टेंजेंट्स होंगे, और दो टेंजेंट्स इस बात को बताएंगे कि यहाँ पर दो अलग अलग फील्ड लाइंस है, अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। सर एक ऊपर जा रही एक नीचे जा रही, यार एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन नहीं हो सकती बच्चों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को नहीं करती है, इंटरसेक्ट नहीं करती है। चले बच्चों आगे, वापस मैं उसी स्लाइड पर आ रहा हूं जहां पर मैंने स्टार्ट किया था। समझ में आ गई क्या? तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, और भी होती है, क्लोज लूप नहीं बनाती है। क्लोज लूप के अलावा अगर मैं बात करूं कि सर और क्या है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, तो बच्चों इसमें एक था कि जहां पर इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है, क्योंकि यहां पर हमारे पास पैरेलल लाइन बनकर आई थी, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है। ये भी कुछ प्रॉपर्टीज थी बच्चों। समझ में आ गई क्या मेरी बात? तो अभी जो मैंने बना के बताया, अभी जो मैंने बार मैग्नेट के अबाउट क्या बना के बताई बच्चों, आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाकर बताई। किसके अबाउट बताई? बार मैग्नेट के। तो हो सकता है आपसे शॉर्ट के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाकर बताओ किसी एक बार मैग्नेट के चारों तरफ। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सर सोलेनोइड क्या होता है, सोलेनोइड क्या होता है बता दू लाडले, आ जाए इधर। सोलेनोइड क्या होता है? सोलेनोइड क्या होता है बेटा कि आपको क्या करना पड़ता है, एक सिलेंड्रिकल इंसुलेटेड सिलेंडर लेना पड़ता है, एक ऐसा सिलेंड्रिकल शेप लेना पड़ता है, और इस सिलेंड्रिकल शेप के ऊपर आपने क्या करना है, एक कॉपर का वायर लेना है। उस कॉपर के वायर को, ये सिलेंडर लिया मैंने, उस कॉपर के वायर को ऐसे 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 घुमाते चले जाना, घुमाते चले जाना, और क्लोजली उसको पैक कर देना है।
तो बच्चों जब आप इस कॉपर वायर को इसके ऊपर घुमाओगे तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा आपको। ये देखो, ये करके दिखाओ, फिर ये करके दिखाओ और ये करके दिखाओ। बात समझ में आ गई क्या? तो बच्चों इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, और जब ये इस तरीके का स्ट्रक्चर आप देखोगे, इसको आप यहाँ बैटरी से कनेक्ट कर दोगे और फिर यहाँ एक की लगा दोगे, तो बच्चों ये क्या बनकर आ गया? आपके पास एक सोलेनॉइड बनकर आ गया। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहला तो क्या है, गणित बता दिए बेटा, गणित बता दिए। डिफाइन डिफाइन सोलेनॉइड। अरे नालायक हो, पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो लाडले बच्चों? पढ़ रहे हो? कोई वैलेंटाइन वैलेंटाइन के केस में तो नहीं चल रहा है? ठीक है ना, ये वैलेंटाइन वैलेंटाइन छोड़ दो बेटा। ये वैलेंटाइन उन्हीं के होते हैं जिनका टाइम वेल होता है। तो ये वैलेंटाइन अच्छे कब लगते हैं? जब हमारा टाइम क्या होता है? वेल होता है। और लाडले टाइम वेल होता है जब आप एक अच्छा खासा पैसा कमाते हो। अच्छा खासा पैसा कमाते हो लाडले, पढ़े लिखे कर ले, अच्छा खासा पैसा बना दे, पहले टाइम को वेल लेकर आ जा। जब तेरा वेल टाइम होगा देन एवरीडे वैलेंटाइन होगा। ठीक है ना? चलो आगे लाडले बच्चों, तो इसको मिटा देता हूं मैं, तुम्हारे को डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। ये टॉपिक पर आ जाओ। यहां से करंट गया, करंट की वैल्यू, यहां से करंट गया, करंट के बाद में ये बच्चों, ये करंट, ये 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 इस तरीके से चलता चला जाता है, चलता चला जाता है, ये नीचे की तरफ आ गया। बात समझ में आ गई क्या? अब क्या होगा? अब क्या होगा? हर एक करंट कैरिंग कॉइल, हर एक करंट कैरिंग कॉइल मेरे लिए मैग्नेट का काम करेगी। और बच्चों इसके अबाउट मुझे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनानी पड़ेगी। और वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होगी? ध्यान से समझना इधर। सेम चीज, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से होगी। अब यहां एक कंसेप्ट समझना बच्चों, एक कंसेप्ट समझना कि सर किस एंड को नॉर्थ पोल दे, किस एंड को साउथ पोल दे। अगर मैं इस कॉइल के इधर की तरफ खड़ा होता हूं तो मुझे ये इस तरीके का पैटर्न नजर आ रहा है, आपको भी नजर आ रहा होगा, इस तरीके का पैटर्न नजर आ रहा है, इस तरीके का। यानी इधर से अगर मैं देखता हूं तो मेरे पास एंटी क्लॉकवाइज है। डायरेक्शन क्या है? एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज है। और जहां क्लॉकवाइज है और इस साइड से अगर मैं जाके देखूं तो मुझे करंट मिलेगा एंटी क्लॉकवाइज। तो बेटा जिधर एंटी क्लॉकवाइज है वो आपका नॉर्थ पोल है, जिधर एंटी क्लॉकवाइज है वो आपका नॉर्थ पोल है, और जिधर क्लॉकवाइज है वो आपका साउथ पोल हो गया। समझ में आ गई मेरी बात? और मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है बच्चों, वो आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ से साउथ होती है। यानी कि आप जब इसके चारों तरफ ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाओगे, ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाओगे, अंदर भी बनानी है, तब डायरेक्शन आप क्या दोगे बच्चों? नॉर्थ से साउथ। ये बच्चा कोई भी नहीं भूलेगा, नॉर्थ से साउथ, आउटसाइड द मैग्नेट, इनसाइड द मैग्नेट, साउथ से नॉर्थ। सेम कंसेप्ट वापस अगर मैं इधर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाऊं, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, नो नीड टू फियर, बाई इज हियर। जब तक मैं हूं बोर्ड की टेंशन नहीं लेनी आपने, बिल्कुल बोर्ड की टेंशन नहीं लेनी है। लास्ट तक खड़ा रहूंगा बेटा, लास्ट तक तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैंने बना दी, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना दी। समझ में आ रही है मेरी बात या नहीं आ रही? लो भैया, तो ये भी क्वेश्चन आपका बन जाता है कि सोलेनोइड क्या होता है, चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना के बताओ। अब आप मुझे ये बात बोलोगे सर ये तो पूरा का पूरा बार मैग्नेट की तरह ही बता दिया आपने। तो लाडले बच्चे एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सोलेनोइड इज बिहेव्स एज अ, सोलेनोइड खुद किसकी तरह बिहेव करता है? एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। समझ में आ रही है मेरी बात या नहीं आ रही है? सर बार मैग्नेट के अंदर ऐसी पैरेलल लाइंस आई थी, यहां पर भी आई है, यानी कि अंदर की तरफ। डायग्राम देख लेना, हटा रहा हूं डायग्राम। सर अंदर की तरफ एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। और अब सुनना, अब सुनना, जैसी संगत वैसी रंगत। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर इसके अंदर, अगर इस फील्ड के अंदर मैं किसी एक सॉफ्ट आयरन के पीस को अगर ले जाके रख दूं, बेटा सॉफ्ट आयरन है, उसके पीस को अगर मैं ले जाके रख दूं इस कॉइल के बीच में, इस कॉइल के बीच में अगर मैं ले जाके रख दूं, क्योंकि ये कॉइल आपको कुछ ऐसी नजर आएगी, और इस कॉइल के बीच में मैंने अगर सॉफ्ट आयरन का पीस रख दिया तो कुछ समय बाद वो सॉफ्ट आयरन मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा। यानी कि उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज खुद से एक्वायर हो जाएगी, और जब उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एक्वायर हो जाएगी बच्चों, तो हम उस सॉफ्ट आयरन के पीस को हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलेंगे।
ये ले लाडले, इलेक्ट्रोमैग्नेट बोल दिया मैंने। सर इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? एक सॉफ्ट आयरन का पीस होता है, सॉफ्ट आयरन का पीस होता है जिसको हम सोलेनोइड के अंदर ले जाकर रख देते हैं। भाई साहब खुद किसकी तरह बिहेव करने लग गया? मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग गया। उसको क्या बोल दिया मैंने? इलेक्ट्रोमैग्नेट। When a piece of soft iron is placed inside the solenoid, तो उसके अंदर एक्वायर हो जाती कौन सी प्रॉपर्टी? देन इट एक्वायर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, और उन्हीं को जो उसी मैग्नेट को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट बोला जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लो भैया फिर आ गए हम सब राजी खुशी। ये लो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ सोलेनोइड। बार मैग्नेट हो चुका है, सोलेनोइड हो चुका है, इलेक्ट्रोमैग्नेट हो चुका है। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बता चुका हूँ, टेस्ला होती है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बता चुका हूँ। अब बचा है राइट हैंड थंब रूल, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। चैप्टर आपका होने वाला है खत्म। चले आगे। अरे इलेक्ट्रिसिटी के अंदर एक इलेक्ट्रिक फ्यूज वाला टॉपिक रहता है, वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ थोड़ा मार्क कर रहा हूं मैं, लिख ले इलेक्ट्रिक फ्यूज। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना बच्चों, आपको इलेक्ट्रिक फ्यूज पढ़ के जाना है। ठीक है लाडले बच्चे, चल सकता हूं प्यारे प्यारे बच्चे, आगे चलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन राइट हैंड थंब रूल। एक राइट हैंड थंब रूल है बच्चों, एक फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है। क्या कहते हैं दोनों नियम समझना। दोनों से क्वेश्चन बताऊंगा, एमसीक्यू, ध्यान से सुनना, स्टेटमेंट भी पूछा जा सकता है। सीरियस हो जा थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए सीरियस, सीधा बैठ, सीधा बैठ, एकदम सीधा बैठ। राइट हैंड थंब रूल जो होता है ना बच्चों, वो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है। मेरी बात को अच्छे से सुनना। जो आपका राइट हैंड थंब रूल है, जो आपका राइट हैंड थंब रूल है, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है। किसकी डायरेक्शन बताता है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है। कैसे बताता है बात समझना। जैसे सपोज मेरे पास बच्चों ये एक स्ट्रेट वायर है, और इस स्ट्रेट वायर में इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है। अच्छे से समझ लेना क्वेश्चन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी 2026 के अंदर इस स्लाइड पर जो भी पढ़ाऊंगा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के अंदर। अब बच्चों बात अगर मैं करूं कि यहां पर एक करंट कैरिंग कंडक्टर ऊपर की तरफ जा रहा है, करंट कैरिंग कंडक्टर ऊपर की, और यहां से अगर यहां करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, आई करंट, और आपको बोल दिया जाता है कि इस पॉइंट पर, इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, या आपको बोल दिया जाता है इस क्यू पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। समझ लेना इस बात को। तो बच्चों आपने क्या करना है, अपना राइट हैंड लेना है, उसका थंब लेना है, और थंब को अरेंज करना है करंट की डायरेक्शन में। थंब को किसकी डायरेक्शन में? करंट की डायरेक्शन में अरेंज करना है। ये देखो थंब को मैंने करंट की डायरेक्शन में अरेंज किया, और आपकी जो कर्व फिंगर होगी, ये देखो ये कर्व फिंगर, ये कर्व फिंगर बोर्ड के कहां जा रही है बच्चों? बोर्ड के अंदर की तरफ जा रही है। यानी इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? इनवर्ड होगा। यानी कि ये करंट ऊपर जा रहा है, ये करंट ऊपर जा रहा दिखाई दे रहा है, और यहां से इस डायरेक्शन में मैंने फिंगर सॉरी थंब को अरेंज किया, और ये मैग्नेटिक फील्ड कहां आ गया बच्चों? अंदर, यानी इनवर्ड डायरेक्शन में। और यही अगर मैं क्यू पॉइंट पर बात करूं, तो ये देखो मैग्नेटिक फील्ड कहां आ रहा है बच्चों? आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है 2026 के अंदर, मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रहता है। अब इनवर्ड वाला जो डायग्राम होता है, इनवर्ड वाले को हम क्रॉस से डिनोट करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, और आउटवर्ड वाले को हम डॉट से डिनोट करते हैं। तो हो सकता है ऐसा एक डायग्राम बना कर दे दे, बोर्ड वाला ऐसा डायग्राम बना कर दे दे, और तुझे बोले मैग्नेटिक फील्ड बता किस डायरेक्शन में होगा। बात समझ में आ गई। तो राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है? राइट हैंड थंब रूल ये कहता है कि अगर थंब किसको इंडिकेट करेगा? थंब अगर इंडिकेट करेगा करंट को, थंब अगर इंडिकेट करेगा करंट को, तो जो कर्व फिंगर्स हैं, जो आपकी कर्व फिंगर है, वो मैग्नेटिक फील्ड को बताएगी। ये आपका राइट हैंड थंब रूल होता है। समझ में आ गई क्या मेरी बात? और लाडले बच्चे इसी के साथ अगर मान ले कि करंट कैरिंग कंडक्टर स्ट्रेट नहीं है, करंट सीधा नहीं जा रहा है, करंट ऐसा लूप बना रहा है, करंट ऐसा लूप अगर बना रहा है कि सर करंट इससे इस डायरेक्शन में जा रहा है, और अगर आपसे यहां पूछ लिया जाए कि इस पी पॉइंट पर बताओ इनवर्ड है या आउटवर्ड है, तो तू क्या करेगा? तू क्या करेगा? तू अपना गेम बदल देगा। सर इस बार पता है कर्व फिंगर को मैं कैसा सेट करूंगा? सर इस बार मेरी कर्व फिंगर तो बताएगी क्या?
कर्व फिंगर तो बताएगी सर इलेक्ट्रिक करंट, और थंब किसको बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो आपने अपनी कर्व फिंगर ऐसे घुमानी है, देखो ये करंट ऐसे जा रहा है, ये करंट ऐसे घुमा, ये कहां मिला आपको, आउटवर्ड डायरेक्शन में। यानी कि आपका जो राइट हैंड थंब रूल है बच्चों, वो राइट हैंड थंब रूल आपका दोनों के लिए वैलिड है। ये आपका स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए भी वैलिड है और सर्कुलर लूप के लिए भी वैलिड है। लाडले बच्चे तेरे बातें समझ आ रही है या नहीं आ रही? अरे बातें समझ आ रही नहीं आ रही मेरे भाई? हाँ सर आपकी बातें हमें समझ में आ रही। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात, लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रहता है। और एज मेंशनड कि सर यहां पर एक 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन है। 2 नंबर का अगर शॉर्ट क्वेश्चन बच्चों पूछा जा रहा है ना, अगर 2 नंबर का अगर शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के स्टेटमेंट के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, बहुत ज्यादा चांसेस। सर अगर इतनी ज्यादा चांसेस हो बता दो, बता रहा हूं, आ जाए इधर। हाँ भैया, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, ऐसे समझ नहीं आएगा, आपने मेरे हाथ को देखना है, ये इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बनाना है, शायद दिख रहा होगा कैमरे में, ठीक है। तो इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बनाना है जहां पर ये फिंगर बाहर की तरफ आ रही है जस्ट लाइक दिस, ये फिंगर बाहर की तरफ, ये इधर, ये इधर। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल ये होता है फादर मदर चिल्ड्रन, फादर मदर चिल्ड्रन, फादर मदर चिल्ड्रन। फादर मतलब फोर्स, मदर मतलब मैग्नेटिक फील्ड, और चिल्ड्रन मतलब करंट। यानी बच्चों 3 फिंगर्स हैं यहां। सबसे पहले बात करता हूं मैं 4 फिंगर की। 4 फिंगर बताएगी करंट को, सॉरी 4 फिंगर बताएगी मैग्नेटिक फील्ड को, 4 फिंगर बताएगी मैग्नेटिक फील्ड को। उसके बाद मिडल फिंगर बताएगी करंट को, मिडल फिंगर बताएगी आपकी इलेक्ट्रिक करंट को, और थंब बताएगा बच्चों फोर्स को। ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट लिख के जाना है। ये सारी की सारी चीजें मैं यहाँ बताने वाला नहीं हूं, लेकिन हाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको समझा दूं बच्चों। कई बार क्या होता है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मेरे पास, सुनना मेरी बात, कि यहाँ एक मैग्नेटिक फील्ड है और ऐसा क्रॉस बना के दे देगा, ये मैग्नेटिक फील्ड है। इधर की डायरेक्शन में, इधर की डायरेक्शन में करंट जा रहा है आई, इधर की डायरेक्शन में करंट जा रहा है आई। तो आपको पूछा जाता है फोर्स किधर लगेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ गई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, यानी कि ये वाली जो फिंगर है ये इनवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, करंट इधर जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड तो हो गया बच्चों अंदर की तरफ, करंट हो गया इस तरफ। तो बच्चों थंब कहां आया, थंब ऊपर की तरफ आया, यानी कि बच्चों ऊपर की तरफ आपको अपवर्ड फोर्स लगेगा। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर यही क्वेश्चन ऐसा आ जाता कि मैं डॉट बना देता, डॉट बना देता, डॉट का मतलब होता है आउटवर्ड, फिर इधर करंट जा रहा होता, अब फोर्स किधर लगता। तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया आउटवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड हो गया आउटवर्ड, करंट जा रहा है इस डायरेक्शन में, तो बच्चों देखो फोर्स की वैल्यू कहां आई, डाउनवर्ड, यानी कि यहां फोर्स लगता डाउनवर्ड। यही नहीं, अभी और सुनिए, आज ये बच्चों एक मैग्नेटिक फील्ड दे दिया, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। आपको बोल दिया क्या, इस डायरेक्शन में एक अल्फा पार्टिकल जा रहा है। क्या जा रहा है बच्चों, अल्फा पार्टिकल। फोर्स कहां लगेगा, तो लाडले बच्चे हमेशा ध्यान रखना, अल्फा पार्टिकल की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम ही होती है। यानी कि अगर अल्फा पार्टिकल इधर जा रहा है तो करंट की डायरेक्शन भी इस साइड ही है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर है तो फोर्स अभी भी कहां लगेगा, ऊपर लगेगा। यानी अल्फा पार्टिकल की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम होती है। ऐसे आपको इस क्वेश्चन को करना है। हाँ लेकिन अगर वो बोल देता है कि नहीं सर ये अल्फा पार्टिकल नहीं है, यहां पर तो एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है बच्चे, अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है तो करंट की डायरेक्शन तेरे को इधर लेनी पड़ेगी। ये थोड़ा सा पेचीदा क्वेश्चन है, समझना इसको अच्छे से। तो करंट अब इधर होगा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगा, तो फोर्स अब कहां लगेगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगेगा नीचे की तरफ।
ये ले लाडले बच्चे, पढ़ा दिया मैंने, 3 चैप्टर करा दिए, 3 चैप्टर करा दिए। अब सिर्फ लाइट वाला चैप्टर बचा है। डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा थी इसलिए हमने इस चैप्टर को सबसे लास्ट में सेलेक्ट किया है। तो लाडले आजा, आराम से पढ़ लेते हैं। लेक्चर भी बड़ा हो चुका है काफी, कोई बात नहीं यार, पढ़ना पड़ेगा लाडले, पढ़ना पड़ेगा आराम से। तू पढ़ी एकदम बूस्ट अप होके बैठ जा, क्योंकि अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं किसको सर, लाइट को, लाइट वाले चैप्टर को। चलें बच्चों आगे, तो लाइट वाले चैप्टर को डिस्कस कर लेते हैं एक बार कि सर ये क्या कह रहा है लाइट वाला चैप्टर। आ जाओ भैया, आ जाओ सर, आ जाओ, पढ़ा देते। सबसे पहले छोटे छोटे क्वेश्चंस की बात करता हूं भैया। शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट है, वेरी शॉर्ट है यार। एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा, भैया कोई एमसीक्यू नहीं डाला भाई ने, भाई ने कोई एमसीक्यू नहीं डाला, भाई ने सिर्फ वेरी शॉर्ट डाले हैं 2 नंबर के। एक शॉर्ट डाला है 2 नंबर का और एक लॉन्ग डाला है। भाई मेरे 8 नंबर का पेपर सेट हो रहा है, 8 नंबर का पेपर सेट हो रहा है। तू गेम हो गया तेरे साथ, तो गेम हो गया भैया, गेम हो गया। 8 नंबर का पेपर सेट हो रहा है, घबराने की कतई जरूरत नहीं है, कतई जरूरत नहीं है घबराने की। मैं बता देता हूं सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, 1 नंबर में वेरी शॉर्ट के अंदर दावेदारी रखता है भाई मेरा पावर ऑफ लेंस। क्या होता है पावर ऑफ लेंस? सर पावर ऑफ लेंस होता है कि हर एक लेंस की एक एबिलिटी होती है, हर एक लेंस की एक एबिलिटी होती है, हर एक लेंस की एक एबिलिटी होती है कि वो जब उसके ऊपर रेज आएगी, ये मेरे पास लेंस है, इस लेंस के ऊपर जब रेज आई तो ये इसको कितना कन्वर्स करेगा या कितना डाइवर्स करेगा, ये उस लेंस की अपनी एक एबिलिटी होती है। और इसी एबिलिटी को बच्चों बोला जाता है पावर ऑफ लेंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसकी एसआई यूनिट, लाडले बच्चों, इसकी एसआई यूनिट होती है डायप्टर। भूलना ही नहीं है, भूलना ही नहीं है। मैं इसको छोटा कर देता हूँ, साइड में ले लेते हैं इसको, साइड में ले लेते भाई मेरे। हाँ बिल्कुल, आ जाओ भैया, आ जाओ। चलें, तो यहां पर पावर ऑफ लेंस की अगर मैं बात करूं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी रहती है पावर ऑफ लेंस। एसआई यूनिट मैंने आपको बता दी, एसआई यूनिट भाई ने आपको बता दी है, एसआई यूनिट इसकी डायप्टर होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखता चला जा, फॉर्मूला होता है पावर इज इक्वल टू 1/f, और f किस में होनी चाहिए, मीटर में होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। और इसकी एक और यूनिट आपकी मीटर इनवर्स भी होती है। मीटर इनवर्स का मतलब होता है मीटर -1, ये भी आपको याद रखना है। फिर एक अच्छा क्वेश्चन आया बेटा, रिलेशनशिप बिटवीन आर एंड एफ। तो हमेशा ध्यान रखना कि अगर आपको फोकल लेंथ निकालनी है तो आपको रेडियस का हाफ करना पड़ेगा, रेडियस का हाफ करना पड़ेगा। थोड़ा सा अच्छे से समझ लेना, लगता जरूर है ये इजी है, लेकिन कई बार इसी को ऑप्शन में इस तरीके से भी दे दिया जाता है। तो बात वही है कि सर ऑप्शन में भी दे दिया तो 2f इक्वल्स टू आर। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट के केस में रहता है। मिरर फॉर्मूला, प्रिंसिपल फोकस, ये ठीक है, इनकी डिफाइन याद करा देंगे, ओके। अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा वो यू है यूजेस ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। यूजेस भैया मेरे, यूजेस, यूजेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूजेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूजेस से क्वेश्चन कभी नहीं टला है, इस बार भी आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि सर क्या यूज होता है कॉनकेव लेंस का, सॉरी मिरर का। 1 बाय 1 लिखवा रहा हूं बेटा। एनर्जी लेवल जरूर डाउन हुआ है, तुम्हारे को डाउन नहीं होना है। कॉनकेव मिरर की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो कॉनकेव मिरर को यूज किया जाता है शेविंग मिरर में, शेविंग मिरर्स के अंदर यूज किया जाता है। इसको डेंटिस्ट यूज करते हैं बच्चों, डेंटिस्ट द्वारा इसको यूज किया जाता है। और ये एक इन्वर्टेड इमेज बनाता है आपकी, तो इन्वर्टेड इमेज बनाता है, बड़ी लार्ज इमेज बनाता है, एनलार्ज इमेज बनाना का काम होता है इसका, एनलार्ज इमेज बनाता है। सर ये सर्च लाइट्स, जो सर्च लाइट्स होती है, सर्च लाइट्स में यूज होता है। आपके टॉर्च के अंदर, टॉर्च के अंदर यही यूज होता है। गाड़ी की हेडलाइट्स में यही यूज होता है। गाड़ी की हेडलाइट्स जो होती है सर क्यों यूज होता है, ताकि बच्चों आपको एक पैरेलल बीम मिल सके। भैया
पढ़ते चले जाना। पैरेलल बीम का मतलब आपने गाड़ी के अंदर दो बीमें देखी होगी, सो जो दूर तक जो लाइट जाती है, तो दूर तक लाइट कब जाती है बच्चों, जब लाइट क्या हो, पैरेलल बीम हो, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। समझ आया नहीं आया? पैरेलल बीम ऑफ लाइट, यहां से क्वेश्चन बनता है, याद रहेगा आप लोगों को, पन्नाट याद रह जाएगा, हाँ सर ये याद रह जाएगा, कॉन्केव मिरर सोलर फर्नेसेस के अंदर यूज किया जाता है, सोलर फर्नेसेस के अंदर यूज किया जाता है, सोलर फर्नेसेस के अंदर यूज किया जाता है। सिमिलरली अगर मैं कॉन्केव कॉन्वेक्स मिरर की बात करूं, तो कॉन्वेक्स मिरर बेटा डिमिनिश्ड इमेज बनाता है। कैसी इमेज बनाता है? डिमिनिश्ड इमेज बनाता है भैया, छोटी इमेज बनाता है, छोटी इमेज बनाता है। तो गाड़ी के जो साइड ग्लास होते हैं बेटा, साइड ग्लास, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि साइड ग्लास के अंदर कौन सा मिरर यूज किया जाता है। कार के जो दोनों तरफ लगे हुए होते हैं, बाइक के जो दोनों तरफ लगे हुए होते हैं, व्हीकल्स के, ट्रक, बस, जितने भी जो साइड ग्लासेस होते हैं, वो साइड ग्लासेस कौन से मिरर होते हैं? कॉन्वेक्स मिरर। क्यों? क्योंकि बेटा साइड ग्लास के अंदर में बड़ा सारा व्यू देखना होता है, बड़ा सारा व्यू देखना होता है, और जब बड़ा सारा व्यू अगर आपको देखना है किसके अंदर, मिरर के अंदर, कि पीछे गाड़ियां कितनी आ रही है कितनी नहीं आ रही है, तो बेटा उसके लिए इमेज छोटी छोटी बनानी पड़ती है, तो वहां पर यूज होता है साइड ग्लास का। और बता दूं बच्चों में, ये ब्लाइंड टर्न्स के ऊपर यूज होता है, जो हिली एरियाज होते हैं जहां पर कर्व मोड होते हैं, तो उन कर्व मोड्स पर ये यूज होता है। तो ये दो तीन यूज आपको इसके याद रखने हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेक्चर काफी बड़ा हो चुका है, कोई बात नहीं, तुझे वीडियो में बड़े रहना है, हम मेहनत करेंगे बेटा, क्योंकि मैंने आते ही एक लाइन बोली थी कि मौके सिर्फ किस्मत किस्मत सिर्फ मौके देती है, किस्मत सिर्फ मौके देती है। अगर आपको सक्सेस होना है, सक्सेस होना है, आपको सफलता लेनी है, अगर मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। तू भी मेहनत कर, मैं भी तेरे साथ मेहनत कर रहा हूँ, घबराने की कतई जरूरत नहीं है, नो नीड टू फियर बाई। चलो बच्चों, ये लो बच्चों, वाह मेरे शेर वाह, गजब पढ़ा है तू, लास्ट तक मजा आ गया। माना कि तू बीच में पानी वानी पीने गया था, माना कि तूने एक बार वीडियो बंद भी कर दी थी, तूने इंस्टाग्राम भी चलाया था, तूने चैटिंग भी करी थी, लेकिन हाँ कोई बात नहीं, फिर तू वीडियो पर आया, स्वागत है तेरा, एक बार फिर से आजा, टॉपिक पर आजा। ये पढ़ा दिया गया बच्चे, ये पढ़ा दिया गया, ये पढ़ा दिया गया। न्यूमेरिकल पूछा जा रहा है बच्चों, एक न्यूमेरिकल पूछा जा रहा है, इस बार एक न्यूमेरिकल आएगा बेटा, इस बार एक न्यूमेरिकल आएगा मिरर फॉर्मूला के ऊपर, मिरर फॉर्मूला के ऊपर न्यूमेरिकल आएगा। फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इस फॉर्मूले के बिहाफ पर एक न्यूमेरिकल प्रिपेयर करके चले जाना। एक इंपॉर्टेंट पार्ट रह रहा है बच्चों, इमेज फॉर्म, स्नेल्स लॉ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं सारे क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, सारे क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, स्नेल्स लॉ पढ़कर जाना है आपको। स्नेल्स लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट के केस में रहता है, मिरर फॉर्मूला बता ही दिया है मैंने। और इंपॉर्टेंट सुन लेना, मैं सारे के सारे क्वेश्चंस नहीं करवाऊंगा, वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी। तो बेटा एक तो आपको प्रिंसिपल फोकस की डिफाइन आनी चाहिए, प्रिंसिपल एक्सिस की डिफाइन आनी चाहिए, पोल की डिफाइन आनी चाहिए, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट आपका प्रिंसिपल फोकस है। चलें आगे, तो अब टॉपिक पर आ रहा हूं धीरे धीरे, सारे के सारे इनको कंक्लूड करते हुए बच्चों, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर। लो भैया करवा देते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर क्या कह रहा है। सबसे पहले तो जो प्लेन मिरर होता है बच्चों, अगर मैं प्लेन मिरर की बात करूं, तो प्लेन मिरर बिल्कुल ऐसा प्लेन होता है। हाँ सर, प्लेन मिरर बिल्कुल ऐसा क्या होता है, प्लेन होता है। इसके सामने आपने किसी एक ऑब्जेक्ट को रखा, ये आपने एक ऑब्जेक्ट को रखा प्लेन मिरर के सामने, तो लाडले बच्चों उसकी इमेज, उसकी एक इमेज इधर बन जाएगी, ये लो। अब यहां एक चीज समझना आप, ये थोड़ी सी बड़ी बन गई है, ध्यान से सुनना। ये जो ऑब्जेक्ट रखा उसकी एक इमेज बनी, यहां से क्वेश्चन क्या क्या आता है। सबसे पहले तो बच्चों जो प्लेन मिरर होता है उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होती है, प्लेन मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होती है। फोकल लेंथ बच्चों इसकी इनफाइनाइट होती है, ये याद रखना है। जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, यानी ऑब्जेक्ट जितना दूर होगा, इमेज भी उतनी ही दूर बनेगी, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किसके बराबर होगी बच्चों, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लाडले बच्चों बराबर होगी इमेज डिस्टेंस के। अच्छा, ऑब्जेक्ट का जो साइज है, यानी कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं, साइज ऑफ
ऑब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो वो हमेशा किसके बराबर रहने वाला है बच्चों, वो साइज ऑफ इमेज के बराबर रहने वाला है, क्योंकि ये मैग्निफिकेशन नहीं करके देता है, जैसा ऑब्जेक्ट है वैसा ही इमेज। 2024 के अंदर आपका एक क्वेश्चन आया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर प्लेन मिरर से 3 मीटर की डिस्टेंस पर है तो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की डिस्टेंस क्या होगी। बच्चों ने सोचा कि सर ये 3 है तो ये भी 3 होगी, हाँ तूने सही सोचा, इधर ध्यान दे। लेकिन लाडले उसने पूछा था ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में कितनी डिस्टेंस होगी, तो आंसर कितना होगा इसका, 6 होगा। ट्रैपिंग वाला क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन हमें प्रिपेयर करके जाने हैं, जो जो मैं इंपॉर्टेंट मार्क करवा रहा हूं पेपर वहीं से आएगा, याद रह जाएगा। ठीक है सर, लैटरली इन्वर्टेड इमेज बनाता है बेटा, कैसी बनाता है, लैटरली इन्वर्टेड इमेज बनाता है, यानी कि लेफ्ट का राइट दिखाता है, राइट का लेफ्ट दिखाता है। इसीलिए तो आपने देखा होगा ना, जो एम्बुलेंस होती है, जो एम्बुलेंस होती है, उस एम्बुलेंस के ऊपर ऐसे नहीं लिखा हुआ होता है, उस एम्बुलेंस के ऊपर कुछ इस तरीके से लिखा हुआ होता है। समझ आ रहा है, ये इस तरीके से। तो ये लैटरली इन्वर्टेड इमेज बनाता है, यानी कि कांच में जब आप देखोगे तो आपको कांच में आप पापा को देखना, कांच में पापा आपको ऐसे नजर आएंगे बात समझ में आ गई थोड़ा, तो ये गलत गलत तो नहीं लिख दिया, हाँ पापा ऐसे नजर आएंगे, गलत लिख दिया शायद, ठीक है ना, हाँ कोई बात नहीं, तू समझ गया होगा, ठीक है ना। तो लैटरली इन्वर्टेड इमेज बनाता है प्लेन मिरर, ये आपको नॉलेज में रखना है, ठीक है ना। वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज बनती है, वर्चुअल के साथ साथ इरेक्ट इमेज बनती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, पढ़ के जाना है लाडले बच्चे, पढ़ के जाना है। एनर्जी लेवल डाउन हो चुका, बहुत लंबी चौड़ी वीडियो हो चुकी है ये, कोई बात नहीं, तुझे समझते चले जाना है। कहाँ गया अपना लेक्चर, हाँ सर ये रहा, लो भैया, ठीक है ना बच्चों। स्नेल्स लो भी आपको पढ़ के जाना है। अभी इनकी डायरेक्शन बता दूंगा मैं, और क्या अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ठीक है, देख लेना, पढ़ो तो पढ़ लेना, वरना कोई इशू नहीं है। स्नेल्स लो जरूर पढ़ के जाना है। स्नेल्स लो क्या होता है आपका, स्नेल्स लो होता है बच्चों आपका साइन आई इक्वल्स टू साइन आर, साइन ऑफ एंगल आई अपॉन साइन ऑफ एंगल आर, ये हमेशा एक कांस्टेंट क्वांटिटी रहती है। कौन सी क्वांटिटी रहती है बेटा, कांस्टेंट क्वांटिटी रहती है। और ऐसा कब होता है, लाडले बच्चों, जब आपके पास ये एक मीडियम है, यहां से रे ऑफ लाइट आई फर्स्ट मीडियम से, और ये थोड़ी सी बैंड हो गई दूसरे मीडियम में जाते जाते, तो बच्चों यहां पर आपका स्नेल्स लॉ लगता है, यानी कि यहां अगर मैं नॉर्मल बनाऊं तो ये मेरा एंगल आई है, ये मेरा एंगल आर है। आफ्टर ऑल अगर मैं बात करूं, स्नेल्स लॉ इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसमें ज्यादा कुछ बताने वाली बात है नहीं, स्नेल्स लॉ आपका इंपॉर्टेंट है, पढ़ के चले जाना है। लास्टली एक चीज समझ लो, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर, ये आपके पास एक कॉन्केव मिरर है, ये जो एक्सिस मैंने यहां बनाई है, इसी एक्सिस को प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाता है, और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रिंसिपल एक्सिस, अगर आपसे पूछ लिया जाता है प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, तो आप क्या बताओगे कि सर ये होता है मिरर का पोल, ये तो हो गया पोल मिरर का, पोल के यहां पर बीच में होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट बीच में होता है आपका फोकस। तो आपको लिखना है सर एक इमेजिनरी लाइन, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है सर, एक इमेजिनरी लाइन है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करते हुए निकलती है, इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है जो प्रिंसिपल एक्सिस। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, ध्यान से सुनना इधर, किसी भी ऑब्जेक्ट को, इमेज फॉर्मेशन का क्वेश्चन आएगा कॉन्केव मिरर से, अगर किसी ऑब्जेक्ट को मैं बियॉन्ड सी रख दूं, यानी कि यहां अगर किसी एक ऑब्जेक्ट को रख दूं, तो कॉन्केव मिरर कैसी इमेज बना के देगा, इसका रे डायग्राम बना के बताओ। चलिए बच्चों आगे रे डायग्राम बना के बताता हूं मैं तुमको। पहली रे आपको पैरेलल डालनी है, पैरेलल वाली कहां से पास हो जाएगी आपकी, फोकस से पास हो जाएगी। पहली रे ये खत्म हो गई। दूसरी रे बच्चों आपको फोकस से डालनी है, और फोकस वाली आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसी हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। बच्चों दोनों रेज कहां आकर मिली, सर दोनों रेज यहां आकर मिली। ये आपका रे डायग्राम तैयार हो चुका है, जब ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ हो, ऑब्जेक्ट रखा हुआ हो बियॉन्ड सी।
ये रे डायग्राम आपको पढ़ के जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रे डायग्राम अगर आया है तो 90% चांसेस यहाँ के बनते हैं। दूसरा रे डायग्राम अगर आता है तो बच्चों वहां पर ऑब्जेक्ट को कहां रखा हुआ होगा, वहां ऑब्जेक्ट रखा होगा बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये आपकी एक्सेस हो गई, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये आपका फोकस हो गया। ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है बच्चों, बिटवीन सी एंड एफ रखा हुआ है। इस केस में आपकी इमेज कहां बनेगी, तो इस केस में ये आपकी पैरेलल लाइन आई। पैरेलल लाइन कहां से चलेगी, फोकस से चलेगी। दूसरा अगर मैं बात करूं, यहां से फोकस से ये लाइन आई तो ये बच्चों पैरेलल हो गई, यानी यहां इमेज बनेगी। कि ऐसा आपको बच्चों एक दो डायग्राम आपको प्रिपेयर करके जाने, मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रहने वाले हैं। ठीक है लाडले बच्चों, ये लो भैया, ये सारे क्वेश्चंस जो मैंने यहाँ लिखे हुए हैं ये आपको प्रिपेयर करके जाना है। मैग्निफिकेशन क्या होता है क्या नहीं होता, जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट था, जो प्रिडिक्टेबल था, प्रिडिक्टेबल सब कुछ बता दिया मैंने, प्रिडिक्टेबल सब कुछ बता दिया। पूरे के पूरे चैप्टर में अगर कोई चीज नहीं छोड़कर जाने वाली है तो वो है आपका पावर ऑफ लेंस, वो है आपका रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ, वो है आपका मिरर फॉर्मूला, सॉरी यूजेस ऑफ स्नेल्स लॉ पढ़कर जाना है। इमेज फॉर्मेशन जो दो मैंने अभी समझाई थी वही पढ़ के जानी है। प्रिंसिपल फोकस और प्रिंसिपल एक्सिस इंपॉर्टेंट है, उसमें से भी प्रिंसिपल फोकस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर इंपॉर्टेंट है, बाकी जो थोड़ा बहुत देखे तो देख लेना। डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है इसलिए चैप्टर को लास्ट में लिखा। लाडले बच्चे आग लगा दी गई है, आग लगा दी गई है, कोई बात नहीं, घबराना नहीं है। मैं फिर आऊंगा, तीनों लेक्चर मैंने करवा दिए, लेकिन फिर भी एक बार फिर से लाइव आऊंगा जब एग्जाम के जस्ट पहले हम एक दिन फिर मिलेंगे लाइव के फॉर्म में। यहाँ तीनों लेक्चर रिकॉर्डेड थे आपके, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में। भाई सुन लेना, समझ लेना इस चीज को, पेपर बाहर नहीं आएगा, बाद में बहुत रिग्रेट करेगा। पूरा वीडियो देखना, हो सके तो दो दो बार देख लेना, लेकिन यहां से मिस मत करके जाना। बाकी मैं और आ रहा हूं फिर से, लाइव मिलेंगे अब सीधा का सीधा साइंस की सीरीज में, बाकी मैथ्स का पेपर भी डाल ही देंगे। तो लाडले, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अपन अगले लेक्चर में।